हमारी कहानी यूचा से शुरू होती है, जिसे लगता है कि ये अभी भी उसकी पिछली जिंदगी है। तब मैंने उसके लिए स्कूल के बुली को पीटने के लिए सब दांव पर लगा दिया था, पर उसने सबको बताया कि मैं बस एक सिरफिरा स्टॉकर था। और यहाँ तक कि उसने उस बुली के साथ मिलकर मुझे टीचर के सामने फांसा दिया। उस धोखे की वजह से मेरे रिकॉर्ड पर दाग लग गया और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का मौका हाथ से निकल गया, जबकि उसने मजे से उसी से शादी कर ली, उसी बुली से। पर अब जब मेरा पुनर्जन्म हो चुका है तो मैं उसके लिए अपनी इज्जत और भविष्य दोबारा दांव पर नहीं लगाऊंगा। जब हम खुद को टीचर के ऑफिस में उनके बहाने सुनते हुए पाते हैं तो मुझे यह सब बहुत महाकिया लगता है। मेरी पिछली जिंदगी के उन लाचार संघर्षों के सामने मैं पहले सोचता था कि टीचर ने मुझ पर कभी भरोसा क्यों नहीं किया, लेकिन आखिरकार मुझे समझ आ गया कि यह पूरी पूछताछ शुरू से ही महज एक दिखावा थी। शुरुआत से ही बुली शाओ टियानली डीन का बेटा है, इसलिए मेरा कोई भी स्पष्टीकरण देना बेकार है। उसे वैसे भी कभी सगा नहीं मिलने वाली थी, और चूंकि चेन शिरू ने मेरा साथ देने से मना कर दिया तो ये कोई हैरानी की बात नहीं। जब हमारे टीचर सॉन्ग वेनबा उसकी झूठी गवाही सुनकर सिर हिलाते हैं तो वह बाकी सबको बाहर भेज देते हैं और आप भरते हुए मेरी तरफ मुड़ कर पूछते हैं कि वह लिन यूफेई जैसे छात्र का क्या करें। वह मुझसे कहते हैं कि मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं और पूछते हैं कि बोर्ड एग्जाम के इस नाजुक मोड़ पर मैं क्यों भटक रहा हूँ। भले ही मेरे मन में शिरू के लिए जज्बात हों, पर उनका कहना है कि मार पिटाई गलत है और मेरी सजा तय हो चुकी है। उन्होंने कहा, 15 शब्दों का माफीनामा और पूरे स्कूल के सामने चेतावनी। बोर्ड परीक्षा में सिर्फ 100 दिन बचे होने पर उन्होंने मुझे आगाह किया कि इस गलती को अपनी पूरी जिंदगी की दिशा खराब न करने दूं। लेकिन मैं बिना किसी हाव भाव के सीधे उनकी तरफ देखता हूं और साफ कह देता हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सुनते ही टीचर सॉन्ग भड़क जाते हैं। वो मुझे घूरते हुए पूछते हैं कि क्या मुझे अपनी इस बड़ी गलती का अंदाजा भी है। उनका कहना है कि मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि दूसरे पेरेंट्स शिकायत दर्ज नहीं करा रहे हैं और कार्रवाई तो होकर रहेगी, चाहे मैं माफीनामा लिखूं या न लिखूं। अगर मैं गलती नहीं मानता तो वह मेरे पेरेंट्स को फोन करने की धमकी देते हैं। पर सच कहूं तो इस बार उनकी धमकियां मुझे सिर्फ हंसाती हैं। हम देखते हैं कि वह कंप्यूटर पर स्टूडेंट रिकॉर्ड खोलते हैं, मेरी माँ का नंबर ढूंढते हैं और तुरंत डायल कर देते हैं। अंदर से मुझे अब कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी के दुखों और बोर्ड एग्जाम में फेल होने के मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, और चाहे वो कुछ भी कहें। मैंने जो गलत नहीं किया उसके लिए माफी मांगने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं उनसे कहता हूँ कि वह सच जानते हैं किसी भी और से बेहतर, और चाहे वो मुझे सजा दें या नहीं, मेरी तरफ से यह बातचीत खत्म हो चुकी है। वह मूदता है और बिना सोचे समझे ऑफिस से बाहर निकल जाता है। क्या मुक्कक है, एक रिग्रेसर के तौर पर वो किसी टीचर के लेक्चर से नहीं डरता। अब जब वह अपने आखिरी साल में वापस आ चुका है तो वह अपना सिर झुकाने या उन गलतियों को मानने से इनकार करता है जो उसने की ही नहीं। अपनी पिछली जिंदगी में परीक्षाओं में फेल होना एक बड़ा झटका था, लेकिन अब वे परीक्षा के सवाल उसके दिमाग में बिल्कुल साफ हैं। वह उस सम्मान को वापस पाने की कसम खाता है जो उसका है। जब वह क्लास में लौटता है तो वहाँ का माहौल एकदम गर्म है। पूरी क्लास उसके इस बगावती अंदाज से काफी उत्साहित है। वह अपने क्लासमेट्स को बताता है कि उसका वो लेटर लिखने का कोई इरादा नहीं है, और फिर चुपचाप बैठकर अपनी किताबें खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। उसका दोस्त सुन फेई उसे थम्स अप देता है और पूछता है कि जब उसने मना किया तो टीचर ने क्या कहा। लिन यूफेई बस कंधे उचका देता है और अपने पेरेंट्स को फोन किए जाने की बात बताता है। ये सुनकर चेन शिरू सचमुच घबरा जाती है। वो तुरंत उसे खींचकर कॉरिडोर में ले जाती है। उसके चेहरे पर झूठी चिंता साफ दिख रही है। वह गिड़गिड़ाते हुए उससे पूछती है कि उसने टीचर की बात मानने से इनकार क्यों किया और बात बढ़ाने का खतरा क्यों मोल लिया। वह मानती है कि उसने झूठ बोला था, इस उम्मीद में कि उसकी माफी उसे शांत कर देगी। वह दलील देती है कि दोनों के बजाय किसी एक का सजा पाना बेहतर है। उसमें इतनी हिम्मत भी है कि वह पूछ रही है कि क्या उसे सच में उसे मुसीबत में देखकर खुशी होगी। वह अपनी माँ को वहाँ इंतजार करते देखता है, जो उसे मिले जुले भावों से देख रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा किसी लड़की के लिए लड़ाई करेगा। अपनी पिछली जिंदगी में वो इसी नाटक के जाल में फंस गया था और अंत में एक नंबर का बेवकूफ बनकर रह गया था। लेकिन इस बार सब बहुत अलग होने वाला है। वो उससे पूछता है कि क्या होगा अगर वो अब भी मना कर दे। फिर वो इशारा करता है साफ बात की तरफ कि अगर वह बुली शाओ टियानले को नापसंद करने का दावा करती है तो वह उसे क्यों बचा रही है। शिरो घबराकर सफाई देने की कोशिश करती है और कहती है कि वह बुली की मदद नहीं कर रही, बस बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती। वह अपनी मिन्नतें जारी रखती है, खुद को जितना हो सके लाचार दिखाते हुए। वह गिड़गिड़ाती है कि उसके माता पिता को इसका पता न चले और वादा करती है कि अगर वह मदद करेगा तो वो उसे इनाम देगी। यूफेई बस मुस्कुराता है और पूछता है कि वह आखिर क्या देने वाली है। अपने होंठ चबाते हुए वह बुदबुदाती है कि चूंकि वह उसे पसंद करता है इसलिए वह उसे अपने करीब आने का एक मौका देगी। कम से कम उसके दिमाग में तो यह एक बहुत बड़ा ऑफर था। यूफेई जोर से हंस पड़ता है और उससे कहता है कि यह मौका किसी और के लिए बचा कर रखे।
वह मुड़ता है वापस क्लास की तरफ, उसके नाटकों से तंग आकर। वह अपनी पिछली जिंदगी में अंधा था, लेकिन इस बार अंधे बनकर रहने का उसका कोई इरादा नहीं है। एक झूठी लड़की को क्यों चुनना जब उसे कोई सच्चे दिल वाली मिल सकती है। अचानक एक पुरानी याद उसके दिमाग में कौंधती है। इस समय बगल के स्कूल में उस दूसरी लड़की को अभी भी परेशान किया जा रहा होगा। कुछ ही देर बाद टीचर उसे वापस बुलाते हैं। इस पल वो अपनी माँ को उसकी तरफ काफी उलझन भरे भावों से देखते हुए पाता है। साफ है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा जवानी के प्यार जैसी चीज के लिए लड़ाई करेगा। आखिर काफी लंबे समय से वो एक आदर्श और होनहार छात्र रहा था, आज्ञाकारी, शांत और हमेशा अपनी क्लास में टॉप करने वाला। टीचर उसे बताते हैं कि उन्होंने उसकी माँ याकिन को सब समझा दिया है, जो आ भरती हैं और अपने बेटे को बात करने के लिए ऑफिस के कोने में ले जाती हैं। हम देखते हैं कि वो अपनी माँ के कान में सच फुसफुसाता है और आखिरकार अपना फोन निकालकर उन्हें चेन शीरू के मैसेज दिखाता है। याकिन बुरी तरह चौंक जाती हैं जब उन्हें एहसास होता है कि उनके बेटे को फंसाया गया था। यह पक्का होते ही उनका गुस्सा भड़क उठता है कि एक लड़की इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, वो भी इतनी बेबाकी से। उसकी माँ तुरंत विरोध जताने के लिए टीचर सोंग वेनबाओ के सामने फोन रख देती हैं। वह दलील देती हैं कि उनके बेटे ने झूठ नहीं बोला और यह सिर्फ सोशल मीडिया पर अचानक दिखी कोई पोस्ट नहीं थी, बल्कि उस लड़की ने खुद उससे मदद मांगी थी। टीचर सोंग हैरान होकर स्क्रीन को देखते हैं। उन्होंने साफ तौर पर बातचीत का ऐसा पुख्ता सबूत मिलने की उम्मीद नहीं की थी। इसके बावजूद टीचर अपने दांत पीसते हैं और जोर देते हैं कि भले ही झूठ बोलना गलत है, लेकिन सच यही है कि लिन युफेई ने हाथ उठाया। उनका कहना है कि चूंकि पीड़ित एक एथलीट है, इसलिए कोई भी चोट उसकी परीक्षा को खराब कर सकती थी। और फिर वह अपना उपदेश दोबारा घुमा देते हैं युफेई की तरफ। टीचर का दावा है कि वह केवल युफेई को अपनी हिंसा पर विचार करने के लिए कहना चाहते हैं, क्योंकि उकसावे के बावजूद किसी को मार करना हमेशा गलत होता है। उनका कहना है कि लड़की के झूठ को अलग रखकर देखा जाए तो भी युफेई की ही गलती है, जिस पर हमारे नायक को गहरी हैरानी के साथ हंसी आ जाती है। सच कहूँ तो यह वाकई कमाल है कि एक टीचर ऐसी बात भी कह सकता है। युफेई पूछता है कि तथ्यों को अलग रखकर देखा जाए तो क्या वह खुद कोई शहंशाह है। वह साफ कहता है कि गलती दूसरों की है, इसलिए अगर उसे सजा दी जा रही है तो तीनों को एक साथ सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी जानी चाहिए। टीचर सोंग अब गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं और चिल्लाते हैं कि इस लड़के में जरा भी पछतावा नहीं है और बड़ों के सामने जुबान लड़ाने की हिम्मत करता है। वह तय करते हैं कि 15 शब्दों की माफी काफी नहीं है, अब यह 3000 शब्दों की होगी और पूरे स्कूल के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। युफेई बस मुस्कुराता है और पलटकर जवाब देता है कि वे दोनों जानते हैं कि बुली झाओ ट्यानले को सजा नहीं मिलेगी, और पूछता है कि क्या सोंग पढ़ाने के लायक भी हैं। टीचर गुस्से में दहाड़ते हुए अचानक उठ खड़े होते हैं कि युफेई ने सारी मर्यादा खो दी है और अब वो अपने ही शिक्षक का खुलेआम अपमान कर रहा है। सोंग माँ की तरफ मुड़कर कहते हैं कि वो इस रवैये को और बर्दाश्त नहीं करेंगे और जोर देते हैं कि वे इस मामले को डीन के ऑफिस ले जाएं। युफेई हंस पड़ता है क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, चूंकि शाओ ट्यानले डीन का बेटा है तो वो आदमी अपने बच्चे पर कभी आंच नहीं आने देगा। इस खुलासे से वहाँ तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आधे घंटे बाद हम पाते हैं कि वे सभी डीन के निजी ऑफिस में खड़े हैं। डीन लुचोंग बिना किसी हाव भाव के उन पर बरसते हैं और कहते हैं कि उन्होंने पहले ही सब सुन लिया है जो टीचर के केबिन में हुआ था, और पूछते हैं कि क्या सच में याकिनी उसकी माँ है। वह सलाह देते हैं कि कौन सही है या गलत, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़कर लड़के के बर्ताव पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि क्लास टीचर इतने परेशान हो गए कि उनके सीने में दर्द होने लगा। डीन इस बात को खारिज करते हैं कि वह अपने ही बेटे का पक्ष लेंगे और जोर देकर कहते हैं कि अगर उनके लड़के ने गलती की होती तो उसे भी उतनी ही डांट और मार पड़ती। वो अपने बेटे से बाद में निपटने का वादा करते हैं, लेकिन पहले वो मांग करते हैं कि युफेई माफी मांगे टीचर से और पूरे स्कूल के सामने 3000 शब्दों का माफीनामा पढ़े। उनकी नजरों में यह मामला बेहद गंभीर है। उनका कहना है कि अगर युफेई अपनी गलतियों को मानकर खुद को नहीं बदल सकता तो स्कूल उसे आगे नहीं पढ़ा पाएगा। इस आखिरी धमकी को सुनकर याकिन तुरंत चिंता में डूब जाती हैं और डीन से पूछती हैं कि क्या वह सचमुच उनके बेटे को उसके आखिरी साल के बीच में ही स्कूल से निकालने वाले हैं। डीन लुचोंग गुस्से में ही रहते हैं और कहते हैं कि इस लड़के के मन में बड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं है, यहाँ तक कि उसने अपने टीचर को ही काम के लायक न बताने की गुस्ताखी की है। वह पूछते हैं कि वे ऐसे छात्र को कैसे पढ़ा सकते हैं और दावा करते हैं कि वे बिल्कुल बेबस हैं। याकिन सफाई देने की कोशिश करती हैं कि उनका बेटा बस थोड़ा जिद्दी है, पर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, युफेई अचानक बीच में टोकते हुए अपनी माँ से कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और अगर वे हमारे यहाँ आओ उन्हें बस स्कूल बदल लेना चाहिए। वह कहता है कि वह इस जगह से थक चुका है और पास के सेकंड हाई स्कूल का सुझाव देता है, जिससे डीन लुओ चोंग गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। डीन कांपती उंगली से युफेई की तरफ इशारा कर उसकी माँ से कहते हैं कि यह आखिरी चेतावनी है, या तो लड़का अपनी गलती सुधारे या हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दे। युफेई बस मुस्कुराकर अपना फैसला कर लेता है। इस नामी स्कूल में जल्द ही उसकी बगावत की खबर फैलते ही पूरी क्लास हैरान रह जाती है। उसके सहपाठी उसे पागल समझने लगते हैं कि इस हाल में वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा कैसे पास करेगा।
अगर वो अब ट्रांसफर लेता है तो वे उसे सिर्फ माफीनामा लिखने की सलाह देते हैं। उसके कुछ करीबी दोस्त उसे समझाने आते हैं और याद दिलाते हैं कि ये परीक्षाएं जीवन बदलने वाली हैं, जिन्हें यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक मामूली खुन्नस के लिए वे कहते हैं कि 3000 शब्दों में माफी मांगने पर टीचर मान जाएंगे, वरना उनकी केमिस्ट्री क्लास भी रद्द हो जाएगी। लुजिन पूरी चिढ़ के साथ बोल पड़ती है और पूछती है कि यूफेई के माफी न मांगने से पूरी क्लास क्यों भुगते और पढ़ाई का नुकसान उठाए। वह याद दिलाती है कि शिन सायरू ने कहा था कि टीचर का गुस्सा तो कब का शांत हो चुका था, जब तक यूफेई ने बहस शुरू नहीं की, जिससे अब सायरू भी घिसट रही है। जान पूछता है कि क्या वह खुश है कि सायरू को अपने माता पिता को स्कूल बुलाना पड़ रहा है, जबकि बेचारी पहले से ही आंसुओं में है इस बखेड़े के कारण। वह कहती है कि सायरू के माता पिता आ रहे हैं और लड़की को रुलाने के लिए उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाती है। तभी अचानक पूरे कमरे में भारी सन्नाटा छा जाता है। वाइस प्रिंसिपल ग्वाइबाओ बोलने से पहले 2 बार गला साफ करते हैं और लिन यूफेई को बाहर आने को कहते हैं, जबकि बाकी छात्र आंखों में अजीब सी कशमकश लिए पूरी उत्सुकता से देखते रह जाते हैं। यूफेई वाइस प्रिंसिपल ग्वाइबाओ के पीछे कॉरिडोर में जाता है और एक सभ्य बातचीत की उम्मीद करता है, लेकिन इसके बजाय उसे तीखे वार झेलने पड़ते हैं, क्योंकि गोरे का कहना है कि भले ही टीचर गलत हो, छात्र को पलटकर बोलने का कोई हक नहीं। वाइस प्रिंसिपल पूछते हैं कि क्या अच्छे नंबरों के कारण यूफेई खुद को खास समझता है, फिर दहाड़ते हैं कि स्कूल को उसके जैसे छात्रों की जरूरत नहीं। वे साफ करते हैं कि अगर यूफेई नहीं रहना चाहता तो वह आना बंद कर दे। जब निष्कासन की तलवार लटक रही होती है तभी चेनशिरू के माता पिता आते हैं, पर वे सुनने के बजाय दोष मढ़ने में रुचि रखते हैं। शिरू की माँ यूफेई पर उंगली उठाकर उसे मामूली कहती हैं और अपनी बेटी को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाती हैं। वह उसे दूसरी क्लास में भेजने की मांग करती हैं ताकि वह सायरू को तंग न करे, जिससे यूफेई की माँ पूरी तरह गुस्से में आ जाती हैं। माँ के बहस करने से पहले यूफेई शांति से कहता है कि वह स्कूल छोड़ देगा और बाहर उसके नंबर और बेहतर होंगे। फिजिक्स टीचर चेन शुवेई गहरी सांस लेते हैं और अगले महीने होने वाली एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का जिक्र करते हैं जिसके लिए वे उसकी सिफारिश करने वाले थे। यह एक सुनहरा मौका था जहां उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए अतिरिक्त अंक मिल सकते थे। चूंकि हर क्लास में एक ही सीट है, उसके जाने से यह किसी और को मिलेगी। अतिरिक्त अंक सुनकर सायरू की माँ बेशर्मी से बीच में बोल पड़ती हैं कि क्या उनकी बेटी को वह जगह मिल सकती है ताकि सायरू को इनाम जीतने का मौका मिले। टीचर चिन अजीब सी मुस्कान के साथ कहते हैं कि सायरू के फिजिक्स के नंबर वाकई काफी औसत हैं। 2 दिन बाद हम यूफेई को अपने क्लास टीचर के पास हाथ में स्कूल छोड़ने का फॉर्म लिए जाते हुए देखते हैं। वह विदाई के लिए आखिरी साइन मांगता है। यूफेई आखिरी मौका देकर कहता है कि अगर टीचर अब माफी मांग लें तो वह रुक जाएगा और उनके लिए केमिस्ट्री प्रतियोगिता जीतकर इसका श्रेय उन्हें देगा। टीचर सॉन्ग वेनबाओ का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है और वे चिल्लाते हुए तुरंत साइन करके यूफेई को बाहर जाने को कहते हैं। वे निर्देश देते हैं कि वह इस फॉर्म को डीन के ऑफिस और फिर प्रिंसिपल के पास ले जाए, जिसे यूफेई बिना पल गंवाए करता है। डीन मजाक उड़ाते हुए फॉर्म साइन कर देते हैं और आखिर में यूफेई स्कूल के सबसे बड़े ऑफिस की तरफ बढ़ता है। इस बार वह प्रिंसिपल जोंग से मिलने आया है। गहरी सांस लेकर वो अंदर जाता है और अपना अंतिम आवेदन सौंपने के लिए परिचय देता है। यूफेई स्कूल छोड़ने का फॉर्म देते हुए उनसे साइन मांगता है। वहीं प्रिंसिपल लुओ शिन्योन फॉर्म पढ़ते हुए त्योरी चढ़ाते हैं। इसमें कारण इंग्लिश टीचर से विवाद बताया गया है, जिससे पढ़ाई असंभव हो गई। प्रिंसिपल पूछते हैं कि क्या वह वही छात्र है जिसने अपने टीचरों की बात नहीं मानी। प्रिंसिपल लुओ शिन्युन को थोड़ा पछतावा होता है, क्योंकि इतने अच्छे नंबर लाने वाले छात्र का इस तरह जाना वाकई दुखद है। फिर भी वे खुद को समझाते हैं कि जो छात्र लड़ता है और डीन का आदर नहीं करता वह यहाँ नहीं रह सकता। इस बीच यूफेई के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अचानक उसे एक विचार आता है और वह कहता है कि उसने स्कूल के आवेदन के बारे में सुना है प्रांतीय दर्जा पाने को, और वह एक शर्त पर मदद की पेशकश करता है। यदि क्लास टीचर और डीन माफी मांगे तो वो रुकने पर सोच सकता है। जिसे सुन प्रिंसिपल लुओ अपनी आंखें घुमा लेते हैं। यह पहली बार है जब किसी ने उनके सामने मांग रखने की हिम्मत की है। उन्हें लड़के की यंग हड्डी और बड़ों के प्रति अनादर बेहद चौंकाने वाला लगता है। बिना एक शब्द कहे प्रिंसिपल फॉर्म साइन कर देते हैं और यूफेई वापस क्लास में सामान समेटने आता है, जहां उसका साथी सन फेई आहें भरता है। वह रोता है कि अब होमवर्क नकल करने को कोई नहीं होगा, जिसके लिए उसे यूफेई से एक तीखी नजर और डांट मिलती है। सन फेई समझाता है कि वह सीखने की कोशिश करता है, पर कुछ पल्ले नहीं पड़ता। हमें याद आता है कि पिछले जन्म में सन फेई यूफेई के भविष्य के दोस्तों में से था। वे दोनों कॉलेज के लिए एक ही शहर में गए थे जब यूफेई ने अपनी प्रवेश परीक्षा बिगाड़ ली थी, और सालों तक उनकी दोस्ती बनी रही। सन फेई ने ही अंततः यह खबर दी थी कि चुनशिरू और झाओ थियानी डेट कर रहे हैं। उनका रिश्ता काफी तेजी से बढ़ा और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने शादी में कई सहपाठियों को बुलाया, जिससे यूफेई अकेला बेवकूफ रह गया। आज ये याद उसे हास्यास्पद लगती है। वर्तमान में वापस सन फेई नजरें घुमाते हुए चुनशिरू की ओर देखकर अपनी सुनी गपशप बताता है। जाहिर है उसकी माँ ने क्लास के बच्चों से कहा था कि वे नजर रखें कि यूफेई उनकी बेटी को और परेशान न कर सके, जो कि एक बड़ा आरोप था। यूफेई हंसकर टाल देता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो वैसे भी ट्रांसफर ले रहा है। तभी स्कूल की आखिरी घंटी बजती है और सब अपना सामान समेटने लगते हैं। तभी यूफेई जाने की तैयारी करता है
पर दरवाजे से एक हिचकिचाती आवाज उसे बुलाती है। वह चिन सायरू है, जो दावा करती है कि उसका इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। उसे वास्तव में जाते देख शायद उसका जमीर थोड़ा जाग गया है। यूफेई सपाट चेहरे से पीछे मुड़ता है और स्वीकार करता है कि टीचर से बोले उसके झूठ ने उसे बहुत नाराज किया था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी होगी। सायरू रोने जैसी हो जाती है और कहती है कि वो उसे जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाती, पर जैसे ही यूफेई उसे देखता है उसे भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस होता है। अंदर ही अंदर वह समझ जाता है कि पुरानी मोहब्बत अब खत्म हो चुकी है और उसके असली स्वभाव पर एक पर्दा मात्र है, जिससे उसे घृणा महसूस होती है। वह कहता है कि शाओ त्यानले का पक्ष लेकर वह कितनी गिर गई थी, और बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ जाता है। आखिरकार वे शब्द बाहर आ गए जो उसने जीवन भर दबाकर रखे थे। पिछले जीवन में उनकी शादी के समय भी उसने अनगिनत बार इस सामने की कल्पना की थी। हालांकि तब यह केवल एक कड़वी कल्पना मात्र थी। सच कहूं तो पुनर्जन्म होना अद्भुत महसूस कराता है। अब उसे घुट घुट कर जीने की जरूरत नहीं थी। घर लौटते ही उसने सबसे पहले अपना कंप्यूटर खोला और फर्स्ट हाई स्कूल के फोरम पर जाकर अपना थ्रेड ढूंढा। उसने एक ईमानदार माफीनामा पोस्ट करते हुए लिखा कि निजी कारणों से वह अपनी अपडेट रोक रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि वह अपना खाली समय स्कूल फोरम पर वेब नॉवेल लिखने में बिता रहा था, बस अपनी प्रतिभा परखने के लिए। उसने नहीं सोचा था कि ट्रांसफर इतनी जल्दी होगा, पर चूंकि वो फर्स्ट हाई छोड़ रहा है तो कहानी जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए उसने जिंदगी के अगले पड़ाव पर जाने से पहले पाठकों से माफी मांगना सही समझा। जैसे ही कहानी रुकने की खबर फैली, प्रशंसकों की अनगिनत टिप्पणियों की बाढ़ सी आ गई, जो सब कहानी पर जल्द वापस आने की भीख मांग रहे थे। इन संदेशों को देखकर यूफेई मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे लगा कि शायद उसमें वाकई लिखने का हुनर है। देखते ही देखते सोमवार आ गया और सेकेंड हाई स्कूल में उसका ट्रांसफर पूरा हो गया। हालांकि सेकेंड हाई के शिक्षक उसके पुराने स्कूल जैसे ही थे, पर यहाँ का कॉलेज एडमिशन रेट थोड़ा कम था। एक नई शुरुआत के लिए यह छोटी सी कीमत थी। गाड़ी चला रहे उसके पिता गंभीर चेहरा बनाए यूफेई को डांट रहे थे, क्योंकि उसने इतनी परेशानी खड़ी की थी और इस अचानक कदम से दादाजी को भी डरा दिया था। जल्द ही कार सेकेंड हाई के गेट पर आकर रुकी। उसके अच्छे नंबरों की बदौलत एडमिशन प्रक्रिया पलक झपकते ही पूरी हो गई। उसे क्लास 3 से 4 में भेजा गया, जो स्कूल की टॉप साइंस क्लास थी, जहाँ की क्लास टीचर लियांग यूतिंग भी, जो इत्तेफाक से इंग्लिश टीचर हैं। डीन मिस लियांग से यूफे और उसके शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड का परिचय कराते हैं और अपने ऑफिस लौट जाते हैं। उस लड़के को उसके नए मेंटर के पास छोड़कर तभी यूफे एक छोटा सा अनुरोध करता है। वह वैन मिंची के पास बैठने की इजाजत मांगता है, जिससे मिस लियांग हैरान रह जाती हैं। पूछने पर कि क्या वह उसे जानता है, वह बस कहता है कि वो पुरानी क्लासमेट थी। मिस लियांग मुस्कुराती हैं और मान जाती हैं। जब वे क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मैथ टीचर एक टेस्ट ले रहे हैं। एक सम्मानजनक नोट के बाद मिस लियांग मुस्कुराते हुए यूफे को क्लास के नए बच्चों के सामने ले जाती है। अब वह उसे नए ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में मिलाती हैं। फिर यूफे को अपना परिचय देने के लिए कहती हैं। वह अपना नाम लिन यूफे बताता है और कहता है कि उसके ग्रेड्स बस एवरेज हैं, लेकिन आंख मारते हुए जोड़ता है कि वह अच्छे चरित्र का इंसान है जो कभी लड़ाई नहीं करता। उसके बगल में खड़ी मिस लियांग अपनी हंसी नहीं रोक पाती और घोषणा करती हैं कि यूफे आधिकारिक तौर पर क्लास में शामिल हो रहा है और फिलहाल वो बगल में बैठेगा मिंची के। जैसे ये बात उनके मुंह से निकलती है, चश्मा पहने एक शांत लड़की सिर उठाकर उसे देखती है। सच तो यह है कि यूफे ने मिंची को पहली बार सामने से देखा था और उसने तुरंत उसका संकोच भांप लिया, उसका डरपोक स्वभाव। वह बहुत शांत लगती है, एक ऐसी लड़की जिसे लोगों से मिलना जुलना नहीं आता और शायद दूसरे उसे परेशान भी करते हों। वह क्लास में बिल्कुल चुपचाप रहने वाली लड़की है और सच कहें तो ये वो छात्र होते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं होती, पर ग्रेजुएशन के बहुत बाद सबको उनकी कीमत समझ आती है। वह खुद आगे बढ़कर अपनी डेस्क और चेयर को मिंची के ठीक बगल में लगा लेता है और वहां बैठ जाता है। मैथ टीचर उसे एक टेस्ट पेपर देते हैं। वह सलाह देते हैं कि वह इसे हल करने की कोशिश करे, क्योंकि कल वे इस पर चर्चा करेंगे, और यूफे विनम्रता से मान जाता है। लेकिन तभी क्लास खत्म होने की घंटी बजती है और अचानक हमारा नया ट्रांसफर स्टूडेंट चिड़ियाघर में रखे किसी जानवर की तरह बन जाता है। दूसरी क्लास के छात्र भी उसे देखने गलियारे में जमा हो जाते हैं। फुसफुसाहट और उंगलियां उठना तुरंत शुरू हो जाता है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने पुरानी स्कूल के दोस्तों से सुना है कि उसने एक एथलीट से लड़ाई की थी और टीचर को पलटकर जवाब दिया था। दूसरों का दावा था कि उसे इसलिए निकाला गया क्योंकि वह एक ऐसी लड़की के लिए लड़ पड़ा जो उसे पसंद भी नहीं करती थी। एक तरफा प्यार का पुराना मामला। वे हंसते हैं और उसे एक बेचारा सिंह बुलाते हैं। यूफे ने कभी नहीं सोचा था कि ट्रांसफर के बाद भी चंशारू का साया उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इन अफवाहों के बावजूद फिजिक्स रिप्रेजेंटेटिव वे यिंगजिया उसके पास आता है और उसका स्वागत करते हुए कहता है कि लड़ाई के लिए निकाला जाना कितना धांसू था। तभी शिनशिनिया नाम की सुंदर क्लासमेट मुस्कुराते हुए आती है और यिंगजिया को अधूरी बात के लिए चिढ़ाती है। वह कहती है कि उसने स्कूल ब्यूटी के चक्कर में एक एथलीट से लड़ाई की थी और चूंकि वह एथलीट टीचर का बेटा था, इसलिए उसे ट्रांसफर होना पड़ा। स्वाभाविक रूप से इन अफवाहों ने पहले ही घंटे के खत्म होने से पहले उसकी एक खास छवि बना दी थी। यूफे सिर्फ अपना मुंह सिकोड़ कर रह जाता है, यह महसूस करते हुए कि उसकी नई शुरुआत ने पुराना हिसाब साफ नहीं किया है।
उसकी सीट गर्म होने से पहले ही उसका अतीत उसके सामने आ खड़ा हुआ। सीनिया पलकें झपकाती है और अचानक शरारत भरे लहजे में पूछती है कि क्या वह शाहरू को छोड़कर उसके पीछे आना चाहेगा। आसपास के छात्र हंसने लगते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि उसका पहले से ही जांग यानसोंग है, लेकिन वह तुरंत जवाब देती है कि उसने कभी हाँ नहीं कहा। वह मानती है कि उसे टॉप स्टूडेंट्स पसंद हैं। फर्स्ट हाई के टॉप 10 में रहने वाला यहाँ पक्का टॉप 3 में होगा। इसके अलावा उसे उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी पसंद आता है। वह विडंबना की ओर इशारा करती है कि एक टॉप स्कॉलर खुद को एवरेज कह रहा है और लड़ाकू कह रहा है कि वह सीधा है। वह उसे गहरी दिलचस्पी से देखती है। छिन्या मजाक में पूछती है कि वह उसके बारे में क्या सोचता है, या शायद उसे ही उसके पीछे पड़ना चाहिए क्योंकि वह बिल्कुल उसका टाइप है। वह कहती है कि शाहरू की तरह नहीं, बल्कि अगर कोई उसके लिए लड़ता तो वह रो पड़ती। यूफे एक पल के लिए शिनसिन्या को ध्यान से देखता है। वह यकीनन हाई स्कूल के हिसाब से सुंदर है, जो कॉलेज में कैंपस स्टार बनेगी। तभी एक अचानक आई आवाज माहौल बिगाड़ देती है। वह आवाज उसका मजाक उड़ाते हुए उसे सिम कहती है, जो ऐसी लड़की के लिए लड़ा जो उसे पसंद नहीं करती थी और अपनी बेवकूफी के कारण बाहर कर दिया गया। जांग यानसोंग यूफे को शिन्या से दूर रहने की चेतावनी देते हुए घूरता है और फिर लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेलने चला जाता है। अपने पिछले जीवन में यूफे शायद ऐसी बड़ी बड़ी धमकियों से डर जाता, खासकर किसी ऐसे लड़के से जो गुंडा दिखता हो, लेकिन अब इन छात्रों को इतना रोब झाड़ते देखना उसे मजाकिया लगता है। सच कहें तो उसके लिए अब इस टीनेज ड्रामा को गंभीरता से लेना मुश्किल है। वह अपने अनुभव से जानता है कि क्लास के कूल दिखने वाले बच्चे ग्रेजुएशन के बाद असल दुनिया में बिल्कुल साधारण रह जाते हैं। यहाँ तक कि पॉपुलर लड़कियां भी अक्सर वैसी जिंदगी नहीं जी पाती जैसी उन्होंने सोची थी। इसी सोच के साथ वह अपना ध्यान अपनी पड़ोसी पर लगाता है। वह वेन मिंची को देखता है जो चुपचाप होमवर्क कर रही है और तय करता है कि उसकी ये प्यारी अनाड़ी लड़की ही उसके ज्यादा काम की है। डेस्क पर झुकते हुए वह उससे धीरे से पूछता है कि क्या उसने भी उसके बारे में अफवाहें सुनी है। मिंची एक पल के लिए ठिठकती है, फिर धीरे से सिर हिलाती है। राहत पाकर वह नई शुरुआत करने और परिचय देने के लिए खुद को लिन यूफे बताता है। मिंची उसे घबराकर देखती है और फिर उस दरवाजे की तरफ झांकती है जहाँ से यानसोंग गया था। वह पूछती है कि क्या वह सच में लड़ना जानता है। वह मना करता है, पर वह कहती है कि उसे सावधान रहने की जरूरत है। जब वह वजह पूछता है तो वह चिंता से बताती है कि जांग यानसोंग उसे मार सकता है। यूफे समझ जाता है कि वह उसी लड़के की बात कर रही है। वो उसे याद दिलाती है कि यानसोंग को सीनिया पसंद है, पर यूफे बेफिक्र रहता है और कहता है कि यह बड़ी बात नहीं है। फिर वह विषय बदल देता है। वो अचानक पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। इस सवाल से मिंची सन्न रह जाती है और नए छात्र को हैरान होकर देखने के बाद सिर हिला देती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह पूछता है कि वह उसके बारे में क्या सोचती है और क्या उसके साथ रहना चाहेगी। बेचारी मिंची इतनी चौंक जाती है कि उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह हकलाते हुए कहती है कि उसे मैथ की समस्या पूछने टीचर के पास जाना है। वह जल्दी से अपना सामान समेटती है और बाहर भागती है। यूफे को एहसास होता है कि अपने शर्मीले स्वभाव के कारण शायद कभी किसी ने उससे इतनी सीधे बात नहीं की थी। उसने यकीनन उसे थोड़ा डरा दिया है, फिर भी वो आगे की चीजों को लेकर उत्सुक है। लगता है सेकंड हाई में जिंदगी सचमुच बहुत दिलचस्प होने वाली है। कितनी दिलचस्प, इसका अंदाजा तब होता है जब क्लास की घंटी बजती है और वेन मिंची घबराते हुए क्लासरूम में वापस आती है। अपने कागजों को दबाए और सिर झुकाए हुए वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। वह उस अचानक किए गए इजहार से बेहद परेशान है। वह इतनी शर्मीली है कि नहीं जानती कि इस सीधेपन का क्या जवाब दे। जल्द ही इंग्लिश टीचर कमरे में आती हैं और पूरी क्लास से हालिया गपशप के बारे में बात करने से पहले यूफे को गंभीर भाव से देखती हैं। वह साफ कर देती हैं कि उसके अतीत को छोड़कर अब वह उनकी क्लास का सदस्य है और वह बच्चों की पीठ पीछे फुसफुसाहट बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसके बाद टीचर लियांग यूटिंग सबको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पेपर्स बांटती हैं और कहती हैं कि काम पूरा होने के बाद हम उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ऐसा लगता है कि लियांग यूटिंग ने यूफे के ट्रांसफर की अफवाहें सुनी थी और उन्होंने शरारती तत्वों को फटकारते हुए चुपचाप उसका बचाव करने के लिए इस पल को चुना। जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि यूफे को एक सुखद खोज मिलती है। उसकी इंग्लिश का स्तर आम हाई स्कूल के छात्र से कहीं आगे है। हालांकि अपने असली कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दौरान उसने संघर्ष किया था, लेकिन बाद में उसने लेवल 6 इंग्लिश टेस्ट पास कर लिया था। नतीजतन उसकी वोकैबुलरी, ग्रामर पर पकड़ और रीडिंग स्किल्स दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर हैं, जिससे यह कठिन असाइनमेंट बच्चों के खेल जैसा लगने लगा। परीक्षा खत्म होने के बाद वह देखता है कि उससे केवल एक सवाल छूटा है। उसके पिछले जीवन में बुरे दिन का मतलब केवल 112 अंक लाना होता था। वह खुद से कहता है कि जहां उस समय एक सामान्य प्रदर्शन 125 था, इस बार उसे भरोसा है कि वह 140 का आंकड़ा पार कर लेगा। आखिरकार उसके पास दो बड़े फायदे हैं, सालों की कॉलेज की पढ़ाई और उसे भविष्य के परीक्षा प्रश्न याद है। टीचर लियांग यूटिंग उसके विचारों को टोकती हैं और घोषणा करती हैं कि शीट पर दिए 25 प्रश्नों के उत्तर जांचने का समय आ गया है। वह उन लोगों से हाथ उठाने को कहती हैं जिनके 5 या उससे कम प्रश्न गलत हुए हैं और कई छात्र तुरंत हवा में हाथ उठा देते हैं।
यूफे देखता है कि 48 में से 8 छात्र योग्य हैं, जिससे पता चलता है कि सेकेंड हाई का एकेडमिक स्तर काफी अच्छा है। जब टीचर इसे 4 या उससे कम गलतियों पर लाती हैं, तो 3 छात्र अपना हाथ नीचे कर लेते हैं और केवल 5 लोग ही टिके रहते हैं। ये साफ तौर पर क्लास के टॉप इंग्लिश छात्र हैं। हालांकि हम देखते हैं कि उनके बीच एक परिचित चेहरा है जो यूफे को चौंका देता है। छिनछिन्या, जो अभी उससे छेड़खानी कर रही थी, उसने अभी अपना हाथ उठा रखा है, जिससे साबित होता है कि वह सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है। जब सीमा 3 गलतियों तक आती है तो केवल एक ही व्यक्ति बचता है। टीचर मुस्कुराती हैं और सीनिया से पूछती हैं कि उसकी कितनी गलतियां हुई। सीनिया गर्व से बताती है कि उसने केवल 2 गलतियां की, जिस पर टीचर की सहमति मिलती है, जो कहती हैं कि यह परीक्षा बेहद कठिन थी और इसे पुरानी कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं से लिया गया था। तभी टीचर लियांग यूटिंग अचानक यूफे की ओर देखती हैं और उत्सुकता से पूछती हैं। टीचर को लगा कि उसके इंग्लिश के मार्क्स अच्छे होंगे, सो उन्होंने पूछ लिया कि कितने सवाल छूटे। तुरंत पूरी क्लास जवाब के इंतजार में उसकी तरफ देखने लगी। नए स्टूडेंट के तौर पर उसने सोचा कि चुप रहना ही ठीक है। नए स्टूडेंट के रूप में वो लापरवाही से कहता है कि आज उसके कई सवाल छूटे और टेस्ट अच्छा नहीं गया। टीचर दिलासा देती हैं कि उसकी बगल में बैठी वैन वेंची इंग्लिश में अच्छी है और उसकी मदद कर सकती है, जिससे वो समझ न पाए। वेनची तुरंत घबरा जाती है और कहती है कि उसे पढ़ाना नहीं आता। साफ है कि यूफेई के बेबाक अंदाज ने उसे इतना डरा दिया है कि वो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही। लेकिन शिनहुआ इस मौके को तुरंत लपक लेती है। वो मुस्कुराते हुए इंग्लिश क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नए छात्र की मदद करने की पेशकश करती है। बोलने के बाद वो यूफेई को आंख मारती है और अपनी प्यारी मुस्कान देती है, जो उसे काफी आकर्षक लगती है। पर वो विनम्रता से मना कर देता है कि वेनेची ही काफी होगी। तभी जांग यानसुंग अपनी सीट से बड़े घमंड और आलस भरे लहजे में बोलता है और यूफेई का मजाक उड़ाता है। वो ताना मारता है कि 5 से ज्यादा गलतियों का मतलब है कि यूफे के 120 नंबर भी नहीं आएंगे। वो पूछता है कि क्या फर्स्ट हाई के टॉपर वाकई इतने काबिल होते हैं। शिन युए अपनी आंखें घुमाती है, समझकर कि वो जानबूझकर नए लड़के को निशाना बना रहा है। वो कहती है कि कुल स्कोर सिर्फ एक सब्जेक्ट से तय नहीं होता, हो सकता है वो मैथ या चाइनीज में बेहतर हो। वो कहती है कि खुद यांसोंग के नंबर भी संतुलित नहीं है। टीचर लियांग क्लास को शांत कराते हुए कहती हैं कि सेकंड हाई किसी से कम नहीं। इसी बात से उन्हें अगले हफ्ते होने वाले इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन की याद आती है। स्पीकिंग कंपटीशन के बारे में हर क्लास से 3 सीटें हैं और वो इच्छुक छात्रों को इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए नाम देने को कहती हैं। ये सचमुच एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस परीक्षा के लिए काफी मजबूत वोकैबुलरी की जरूरत है, जो स्कूल के स्तर से कहीं ऊपर की हो। कामयाबी सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं लाती, बल्कि इसमें इनाम की रकम भी मिलती है और एक बेहतरीन प्रदर्शन सेकंड हाई के लिए बड़े सम्मान की बात होगी। जाहिर है क्लास में मुकाबला करने का जोश जाग उठता है। ये पूरे जिले के खिलाफ मुकाबला करने और बड़े मंच पर खुद को साबित करने का मौका है। लेकिन यानसोंग बहस करता है कि यूफे को मौका देना बाकी बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। यूफे को ये बात मजेदार लगती है और वो पूछता है कि क्या यानसोंग खास तौर पर उसे ही निशाना बना रहा है। यानसोंग मना करते हुए कहता है कि चूंकि सिर्फ 3 सीटें हैं, इसीलिए उन्हें बेहतरीन प्रतिनिधि चुनने होंगे ताकि वो आगे जा सकें। उसका कहना है कि स्कूल का नाम रोशन करने के लिए सबसे काबिल छात्रों की जरूरत है। इस बहस को सुनकर टीचर लियांग यूतिंग मुस्कुराती हैं और एक व्यावहारिक हल पेश करती हैं। वो सुझाव देती हैं कि पहले ये देखा जाए कि कितने लोग नाम लिखवाते हैं। अगर सिर्फ 3 हुए तो झगड़े की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा हुए तो सिलेक्शन टेस्ट होगा। इस तरह फैसला हो गया और जैसे ही लियांग यूतिंग जाने को हुई, वो खास तौर पर यूफे के डेस्क के पास गई और उसका टेस्ट पेपर दिखाने को कहा। चूंकि वो एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट था, इसीलिए टीचर लियांग को अभी उसके इंग्लिश के स्तर का पूरा अंदाजा नहीं था। वो देखना चाहती थी कि वो उसे आगे कैसे बेहतर बनाने में मदद करें। यूफे ने पेपर सौंपने से पहले एक पल सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें स्पीकिंग कंपटीशन के लिए उसे ही चुनना चाहिए। टीचर लियांग बस हंस पड़ी और बोली कि वो देखेंगी। लेकिन अगले ही पल जैसे ही उन्होंने पेपर पलटा, वो हैरान रह गईं। पूरा टेस्ट लगभग बेदाग था, बस एक इकलौता सवाल बहुविकल्पीय छूटा था। उन्होंने हैरान होकर उससे पूछा कि जब सिर्फ एक ही गलती थी तो उसने ये क्यों कहा कि टेस्ट खराब गया। जाहिर है इस बात ने सबका ध्यान खींचा और क्लास के सारे बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गईं और सब उसे घूरने लगे। यूफेई ने बिल्कुल मासूमियत के साथ एक ठंडी सांस भरी और कहा कि एक गलती भी सहना उसके लिए मुश्किल है, उसके लिए फुल मार्क्स से कम कुछ भी नाकामयाबी जैसा लगता है। इस बड़े दावे को सुनकर क्लास में खुसुर पुसुर और अचरज का माहौल बन गया। इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव शिन युए तो इतनी रोमांचित हो गई कि उसने अपना मुंह हाथों से ढोंक लिया और इस टॉपर की काबिलियत पर हैरान रह गई। दूसरी तरफ जांग यानसोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उसने अपने पेपर को देखा और दांत पीसते हुए बुदबुदाया कि यूफे बस दिखावा कर रहा है। टीचर लियांग इस नए छात्र के इतने ऊंचे मानकों को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उन्होंने उसे टोका कि जब वो इतना काबिल था तो उसने पहले हाथ क्यों नहीं उठाया और उसे ऐसे ही मेहनत करने को कहा। उसका असली स्कोर देखकर आखिरकार उन्हें तसल्ली हुई। स्कूल प्रशासन ने उन्हें बताया था कि वो एक अव्वल दर्जे का स्टूडेंट है, पर एक पल को उन्हें डर लगा था कि शायद इंग्लिश ही उसका कमजोर पक्ष हो, जबकि बाकी
सब्जेक्ट मजबूत हूँ। पर अब ये साफ था कि उसकी इंग्लिश वाकई कमाल की थी। ऐसा लगता है कि हमारा हीरो जरूरत से ज्यादा ही सीधा बन रहा था, है ना? जैसे ही यूफेई अपना पेपर समेटने लगा, अभी उसने पीछे बैठी एक लड़की को किसी कहानी के अपडेट की शिकायत करते सुना। वो शिन यूएस से पूछ रही थी कि उसकी सुझाई हुई नॉवेल का अपडेट क्यों रुक गया। दोनों लड़कियां चर्चा करने के लिए शिन के पास जुट गईं, उसी फर्स्ट हाई फोरम की वेब नॉवेल के बारे में। यहाँ तक कि शर्मिली वेंची ने भी खुद फोरम चेक करने के लिए अपना फोन निकाला। सच में वहाँ अपडेट रुकने का नोटिस था। उत्सुक होकर यूफेई थोड़ा आगे झुका और उससे पूछा कि क्या वो भी इसे पढ़ रही है। वेंची ने होंठ चबाते हुए धीरे से हामी भरी। जब उसने पूछा कि क्या ये अच्छी है, तो उसने फिर से सिर हिलाया और माना कि ये बहुत दिलचस्प है। यूफेई के चेहरे पर एक गुप्त संतुष्टि की मुस्कान आ गई। हालांकि उसने लापरवाही से कहा कि ये कहानी बस ठीक ठाक ही है। उसकी ये बात उनके आगे बैठे जियांग शिकी ने सुन ली। शिकी तुरंत पीछे मुड़ा ताकि वो फर्स्ट हाई के इस टॉपर से पूछ सके कि क्या वो लेखक को जानता है, क्योंकि वो उसी स्कूल से ट्रांसफर हुआ था। यूफेई ने हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा कि क्या सच में सब इसे पढ़ रहे हैं। वेंची ने धीमी आवाज में बताया कि उनके टीचर मिस्टर लुओ ने ही उन्हें इस कहानी के बारे में बताया था। शिकी ने साफ किया कि मिस्टर लुओ उनके चाइनीज टीचर हैं और उन्होंने कुछ ही दिन पहले क्लास में इसका जिक्र किया था। ऐसा लगा कि इस कहानी की पहुंच यूफेई की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। शिकी ने बताया कि उनके टीचर ने क्लास में जिक्र किया था कि फर्स्ट हाई फोरम की एक नॉवेल बेहद दिलचस्प है, जिससे सबका कौतूहल बढ़ गया। इसे पढ़ने के बाद उन्हें ये वाकई बहुत बढ़िया लगी। ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाई में टैलेंट की कमी नहीं है, अगर कोई ऐसी कहानी लिख सकता है। अचानक यूफेई को सब समझ आ गया कि उसकी नॉवेल को इतने व्यूज कैसे मिले। पता चला कि एक टीचर ने ही उसकी इतनी मदद कर दी थी। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने चाइनीज क्लास के दौरान टीचर की राय लेने का फैसला किया। अगर सब ठीक रहा तो वो ऑनलाइन ऑथर बनने की कोशिश करेगा। तभी शिन यूए ने जोर से आवाज दी और पूछा कि क्या उनके नए क्लासमेट यूफेई को पता है कि फर्स्ट हाई में ये कहानी कौन लिख रहा था। पल भर में क्लास की हर आंख उस पर टिक गई। सब जानने को उत्सुक थे। क्या उसके जैसे टॉप 10 छात्र को लेखक के बारे में पता होगा। यूफेई ने बस मुस्कुराकर हामी भर दी कि वो उसे जानता है। उसकी इस बात से पूरी क्लास में अचानक उत्साह की एक लहर दौड़ गई। वो बातें करने लगे कि अगर इस पर टीवी सीरियल बना तो सुपरहिट होगा, और लेखक के लाजवाब टैलेंट की तारीफ करने लगे। यूफेई रहस्य के इस मजेदार पल का आनंद लेते हुए धीरे से हंसा और कहा कि वे शायद जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। ये देखकर कि वेंची भी उसे किसी जिज्ञासु बच्ची की तरह देख रही है। उसने वादा किया कि वो पूरी बात पता करके बाद में बताएगा। बाकी सब बस आएं भरकर अपनी सीटों पर लौट गए। जल्द ही घंटी बजी, जिससे चाइनीज क्लास शुरू होने का इशारा मिला। उनके टीचर मिस्टर लुओ वेनशुआन क्लास में आए और तुरंत पूछा कि नया स्टूडेंट कहाँ है, जिससे यूफेई ने अपना हाथ उठाया। मिस्टर लुओ ने सिर हिलाया और कहा कि उन्होंने फर्स्ट हाई की रैंकिंग में उसे देखा था। हालांकि उन्हें याद था कि चाइनीज उस लड़के का सबसे कमजोर विषय था। यूफेई ने माना कि प्राचीन साहित्य और समझ उसके लिए मुश्किल रहे हैं। यहाँ तक कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भी उसका चाइनीज का स्कोर सामान्य ही था। वो सिर्फ एक 114 नंबर ला पाया था, जिसे वो मामूली नतीजा मानता था। क्लास शुरू होते ही यूफेई का ध्यान अपनी सीटमेट की तरफ भटकने लगा। उसने वेनेची से फुसफुसाते हुए कहा कि उसकी लिखावट उसकी तरह ही बेहद खूबसूरत और प्यारी है, और चश्मे के बिना तो वो और भी ज्यादा कमाल दिखेगी। बेचारी वेंची, जिसे लड़कों की फ्लर्टिंग का कोई अनुभव नहीं था, शर्माकर चुपचाप होंठ चबाने लगी। क्या जवाब दे, ये न समझ पाने के कारण उसने सिर झुका लिया और अनसुना करने का नाटक किया। उसे पढ़ाई में इतनी खोई देखकर यूफेई ने उसे और तंग न करना ही बेहतर समझा। इसके बजाय उसने अपना फोन निकाला और क्लास खत्म होने की घंटी बजने तक अपनी नॉवेल पर काम करता रहा। लेकिन तभी मिस्टर लुओ मन से नीचे आए और उनकी नजर यूफेई के फोन पर पड़ी। यह देखकर उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा कि वो पूरी क्लास फोन चला रहा था। अचानक आस पास के छात्र देखने लगे, मानो कोई नाटक चल रहा हो। पास बैठे बच्चों ने सब देखा था कि फर्स्ट हाई का ये टॉपर पूरी क्लास फोन पर लगा था और आखिरकार वो पकड़ा गया। गंभीर चेहरे के साथ मिस्टर वेनशुआन ने उसे बाहर आने का हुक्म दिया, जिससे पूरी क्लास फुसफुसाहट से गूंज उठी। कॉरिडोर में मिस्टर लियाओ ने गुस्से में पूछा कि जब चाइनीज उसका सबसे कमजोर सब्जेक्ट था तो वो फोन क्यों चला रहा था। यूफेई ने बस मुस्कुराते हुए कहा कि यह उसकी कमजोरी नहीं थी, उसने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वो एक गुजारिश कर सके। उसने पूछा कि क्या उसे अब से क्लास के दौरान लिखने की इजाजत मिल सकती है, जिससे मिस्टर लुओ हैरान रह गए। यूफेई ने अपना फोन आगे बढ़ा दिया। जैसे ही टीचर ने फोन में देखा, वो दंग रह गए। उन्होंने कहानी तुरंत पहचान ली। यूफेई ने खुलासा किया कि फोरम पर वही ये नॉवेल लिख रहा था और वो इसके नए अपडेट पर काम कर रहा था। अकाउंट को ध्यान से देखने पर मिस्टर लुओ को यकीन हो गया कि वो असली लेखक ही था। इस खुलासे से वे हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे का गुस्सा अचानक गायब हो गया और वहाँ एक सच्ची तारीफ और प्यारी मुस्कान आ गई। आखिरकार उन्हें खुद वो कहानी बहुत पसंद थी, वरना वो अपने स्टूडेंट्स को इसकी सलाह ही क्यों देते। फिर भी मिस्टर लुओ ने साफ किया कि भले ही राइटिंग शानदार थी, पर वो लड़के को क्लास नजरअंदाज करने की छूट नहीं दे सकते थे। उन्होंने माथे पर शिकन लाते हुए कहा कि यह तब तक मुमकिन नहीं जब तक यूफेई आने वाले 4 स्कूलों के ज्वाइंट एग्जाम में टॉप न कर ले।
यूफे ने पूछा कि क्या उनका मतलब पूरे स्कोर में पहला स्थान था या सिर्फ चाइनीज में। मिस्टर लुओ ने साफ किया कि सिर्फ चाइनीज में। अगर यूफे एक 135 या उससे ज्यादा स्कोर कर ले तो वो बिना सोचे इस पर विचार करेंगे। यूफे इस बात पर राजी हो गया और दोनों के बीच एक डील हो गई। अगर यूफे जॉइंट एग्जाम में चाइनीज में टॉप करता तो वो क्लास में अपना नॉवेल लिख सकता था। जब पूछा गया कि क्या वो पक्का कर पाएगा तो यूफे मुस्कुराया और बोला कि उसे पूरा यकीन है कि वो इसे कर दिखाएगा। इस जॉइंट एग्जाम में शहर के 4 बड़े हाई स्कूल शामिल थे जिनमें रैंकिंग के लिए एक जैसा ही टेस्ट पेपर आता था। हालांकि फर्स्ट हाई और हुआशियर इसके सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन सेकंड हाई और एक्सपेरिमेंटल हाई आमतौर पर उनसे काफी पीछे रहते थे। भले ही ये स्कोर कॉलेज एंट्रेंस का आखिरी नतीजा नहीं थे, पर ये रैंकिंग भविष्य के लिए एक बहुत अहम इशारा होती थी। जो लोग इस जॉइंट एग्जाम में कमाल करते थे उन्हें नामी यूनिवर्सिटीज के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार माना जाता था। इसी बीच मिस्टर लियाओ वेनशुआन ने उत्सुकता से एक आखिरी सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि नॉवेल सचमुच बहुत अच्छा लिखा गया था और यूफे को न्यू कॉन्सेप्ट राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने की सलाह दी। इस पर यूफे की आंखें चमक उठी। उसने पूछा कि क्या यह वही नेशनल कंपटीशन है जिसे मन्याल लिटरेचर आयोजित करता है। मिस्टर लुओ ने सिर हिलाकर पूछा कि क्या वो कोशिश करना चाहेगा। टीचर ने बताया कि फर्स्ट हाई के कई स्टूडेंट्स ने इसके लिए ट्यूशन भी शुरू कर दी है, जिस पर हाल ही में स्कूल मीटिंग में बात हुई थी। शुरुआत में स्कूल ने हिस्सा लेने का नहीं सोचा था क्योंकि नेशनल लेवल बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मिस्टर लुओ को लगा कि यूफे के पास सचमुच एक मौका है। यूफे ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि क्या इसमें जीतने से प्रोविंशियल मॉडल स्कूल बनने की रेस में उनके स्कूल का नाम ऊंचा होगा। मिस्टर लुओ हैरान थे कि लड़का ये सब बातें समझता था। उन्होंने हामी भरी कि अगर वो कामयाब रहा तो सेकंड हाई का नाम जरूर रोशन होगा। यूफे साइन अप करने के लिए मान गया और मिस्टर लुओ हंसते हुए बोले कि वे उसके जॉइंट एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार करेंगे। क्लास में वापस भेजने से पहले उन्होंने अचानक पूछा कि अगला अपडेट कब आ रहा है। यूफे ने कल अपडेट देने का वादा किया और फिर गपशप करते दोस्तों के बीच लौट आया। सबने उसे घेर लिया ये जानने के लिए कि टीचर ने क्या कहा, लेकिन इससे पहले कि वो बैठ पाता मिस्टर लुओ अचानक क्लास में वापस आ गए। उन्होंने ऐलान किया कि वो क्लास को एक और बात बताना भूल गए थे। हालांकि सवाल थोड़ा अजीब था, फिर भी यूफे ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। जैसे ही टीचर गए जियांग शिकी सच जानने के लिए पीछे घूमी। उसने सीधे पूछा कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन यूफे ने बस कंधे उचका दिए। उसने कहा कि उसने टीचर से क्लास में दखल न देने की गुजारिश की थी। उसने बताया कि अगर वो चाइनीज में टॉप करेगा तो उसे आजादी मिलेगी। यह सुनकर जियांग शिकी की आंखें फटी रह गईं और वो गहरे सदमे में आ गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो पूरे स्कूल में टॉप करने की सोच रहा था। वहीं मैंकी भी अपने डेस्क मेट की इस हिम्मत पर हैरान थी, जो अभी कुछ देर पहले उससे चाइनीज में मदद मांग रहा था और अब सीधे टॉप करने का सपना देख रहा था। यूफेई ने उन्हें चुप रहने को कहा, यह सोचकर कि शायद वो इसे पूरा न कर पाए। तभी उसे पेट में चूहे कूदने का एहसास हुआ और उसने सोचा कि वे अभी तक कैफेटेरिया क्यों नहीं गए। जियांग शिकी ने बताया कि मैंकी उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि उसके पास मील कार्ड नहीं था। यूफे ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि वो उस पर कितनी मेहरबान हो रही है, जिससे मैंकी के कान लाल हो गए और उसने चुपचाप अपना लंच बॉक्स डेस्क से बाहर निकाला। उस दोपहर बाद प्रैक्टिस एग्जाम्स का अंतहीन सिलसिला चलता रहा। तभी अचानक उसके फोन पर सन फेई का मैसेज आया, जिसने पूछा कि क्या वो वाकई क्लास 4 में चला गया है। यूफे हैरान था कि उसके दोस्त को इतनी जल्दी कैसे पता चला। सन फेई यह जानकर हैरान था कि सेकंड हाई में यूफे की तस्वीरें स्कूल फोरम पर पहले ही आ चुकी हैं और हर कोई उसके ट्रांसफर की वजह पूछ रहा है। पता चला कि चेन शिरू के क्लासमेट्स भी उसी शिरू के अब्लॉक्सम पार्ट में ग्रुप में थे। शिन शिनायू ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि यूफे का लिखा नॉवेल हिट हो रहा है। सन फेई ने माना कि शुरू में उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि कहानी सिर्फ 4 चैप्टर के बाद ही काफी वायरल हो गई थी और अब सब नए अपडेट की मांग कर रहे थे। हालांकि आम लोगों को लेखक का असली नाम नहीं पता था, पर सन फेई को शक था कि शिरू को सब पता है, क्योंकि हेड टीचर खुद लेखक की तलाश में आए थे। दरअसल ओपन क्लास के लिए आए कुछ प्रोविंशियल अधिकारियों की नजर इस नॉवेल पर पड़ी थी और हैरानी की बात थी कि वे इसकी तारीफें करते नहीं थक रहे थे। प्रिंसिपल तो इसे स्कूल लाइब्रेरी में यादगार के तौर पर रखना चाहते थे, इसलिए सन फेई ने पूछा कि क्या वो टीचर्स को सच बता दे। हालांकि लेखक का नाम ज्यादातर लोगों के लिए राज था, पर शिन शिरू खुद मिस्टर सोंग वेनबाओ के ऑफिस ये दावा करने पहुंच गई कि वो सच जानती है। मिस्टर सोंग बेहद खुश हुए, क्योंकि उन्हें हमेशा से शक था कि लेखक उनके ही किसी स्टूडेंट में से एक है और वो बिल्कुल सही वक्त पर आई है। उन्होंने बताया कि एजुकेशन ब्यूरो के अधिकारी काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे और अब प्रिंसिपल इस अचानक मिली कामयाबी का फायदा उठाना चाहते थे। प्लान ये था कि स्कूल में एक लिटरेरी सोसाइटी बनाई जाए और उस सीक्रेट स्टूडेंट से लिखने के अनुभव शेयर कराए जाएं
बशर्ते वो उनकी ही क्लास का हो। शीरू एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर उसने सिर हिला दिया, जिससे मिस्टर सोंग मुस्कुराते हुए आगे झुके, अपने उभरते सितारे का नाम सुनने के लिए बेताब। लेकिन वो खामोश रही, इस कशमकश में कि वो सच बताए या फिर ये बात कि यूफेई पहले ही स्कूल छोड़ चुका है। तभी वाइस प्रिंसिपल गुआ हैबा का फोन आ गया। मिस्टर सोंग ने पूरे भरोसे के साथ उन्हें यकीन दिलाया कि वो स्टूडेंट उन्हीं की क्लास में है, हालांकि वो खुद अभी तक उसका नाम नहीं जानते थे। फोन काटने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि शीरू अभी भी कुछ नहीं बोली थी। वे उम्मीद से भरी आंखों के साथ उसकी तरफ मुड़े और नाम बताने पर जोर देने लगे। जवाब में शीरू हकलाने लगी और असहज दिखते हुए टीचर को सलाह दी कि शायद उन्हें अब इस मामले को यहीं छोड़ देना चाहिए। मिस्टर सोंग उसकी हिचकिचाहट पर हंस पड़े और मजाक में पूछा कि कहीं वही तो इसकी लेखिका नहीं है। इस बात से बेचारी लड़की घबरा गई। मिस्टर सोंग ने उसे हौसला देते हुए कहा कि स्कूल किसी को सजा नहीं देना चाहता, बल्कि वे पूरा सपोर्ट और बढ़ावा देना चाहते हैं। आखिरकार दबाव महसूस करते हुए उसने धीरे से एक नाम लिया, लिन यूफेई। यह सुनते ही मिस्टर सोंग हैरान रह गए। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने दोबारा नाम पूछ लिया, क्योंकि वे मान ही नहीं पा रहे थे कि यूफेई ने यह वायरल कहानी लिखी थी। लेकिन शीरू ने पक्का किया कि जिस अकाउंट से पोस्ट किया गया था वो उसका ही था। मिस्टर सोंग का सिर चकराने लगा। वे इस खबर को हजम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यूफेई के चाइनीज में नंबर हमेशा बेहद औसत रहे थे। उसके निबंध बहुत साधारण हुआ करते थे, तो फिर वो कैसे हो सकता था? चैन शीरू ने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए माना कि वो भी नहीं जानती, पर अकाउंट पक्का लिन यूफेई का ही था। बोस के निबंध बहुत साधारण हुआ करते थे। उसने यकीन करने के लिए उनके पुराने चैट लॉग्स भी चेक किए थे। ये सुनकर मिस्टर सोंग वेनबाओ ने अपना सिर पकड़ लिया, मानो किस्मत उनके साथ कोई क्रूर मजाक कर रही हो। उन्होंने पूछा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, खासकर वाइस प्रिंसिपल गुआ का फोन आने से पहले। सच कहें तो इससे बुरा वक्त नहीं हो सकता था। उन्होंने काफी देर तक अपनी क्लास के स्टूडेंट के बारे में डींगे हाँकी थी और अब वो स्टूडेंट जा चुका था। गनीमत थी कि एजुकेशन ब्यूरो ने अभी मीटिंग के लिए नहीं बुलाया था, वरना वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। शीरू ने मासूमियत से सिर झुकाया और माफी मांगते हुए कहा कि यूफेई के स्कूल छोड़ देने की वजह से वो डर गई थी, इस वजह से उसने कुछ नहीं कहा। मिस्टर सोंग इतने परेशान थे कि कुछ सोच नहीं पा रहे थे। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब उन्होंने टीचर्स के ग्रुप चैट में भी डींगे हाँक दी कि लेखक उनकी क्लास का है। ये बेहद शर्मनाक था। जिस स्टूडेंट का उन्हें सम्मान और हौसला बढ़ाना था, उसी से स्कूल छोड़ने से पहले उनकी बहस हुई थी। दांत पीसते हुए मिस्टर सोंग ने सोचा कि चूंकि कहानी का अपडेट आना बंद हो चुका है, तो वे सभी ऐसा दिखावा करेंगे जैसे उन्हें पता ही नहीं कि लेखक कौन है। उन्होंने स्कूल लीडर्स को कोई बहाना बनाने की सोची और शीरू को सख्त हिदायत दी कि वो किसी को न बताए कि यूफेई ही लेखक था। इसे राज ही रखना होगा। ऐसा लगा जैसे वो बहस करना चाहती थी, पर वो खामोश रही। मिस्टर सोंग ने खुद को शांत करने के लिए अपने सिर की मालिश की और आखिरकार इस रायते को समेटने के लिए उन्होंने वाइस प्रिंसिपल गुआ हैबा को वापस फोन मिलाया। वह बहुत माफी मांगते हुए बोला कि उसने आखिरकार उस रहस्यमयी छात्र से बात कर ली है, लेकिन उसने झूठ बोला कि उस छात्र ने कहानी कहीं और से चुराई थी और अब उसका कंटेंट खत्म हो चुका था। इसी वजह से वह सामने आने में शर्मा रहा था। फोन काटने के बाद मिस्टर सोंग ने राहत की गहरी सांस ली, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए उन्हें यह पक्का करना था कि कोई और छात्र सच बाहर न आने दे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उन्हें तुरंत क्लास में जाकर सबको इस बारे में बात करने से रोकना होगा। कुछ ही देर बाद हम उन्हें दरवाजे पर देखते हैं। इंग्लिश टीचर बस क्लास शुरू करने ही वाली थी कि मिस्टर सोंग ने बीच में टोक दिया। एक झूठी मुस्कान के साथ उन्होंने इशारा किया कि उनके पास क्लास के लिए एक छोटा ऐलान है। उन्होंने उनसे स्कूल फोरम के उस उपन्यास को भूलने को कहा। दावा किया कि प्रिंसिपल ने कहा है कि अब अपडेट बंद हो गए हैं, तो इसे छोड़ देना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि वे लेखक का नाम बिल्कुल न लें, भले ही वे उसे जानते हो। इसके बजाय वे पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, खासकर जब 4 स्कूलों की संयुक्त परीक्षा पास आ रही है। उन्होंने अच्छे नंबर लाने का हौसला दिया, लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़े, अचानक एक छात्र चिल्लाया कि टीचर की बात में कुछ गड़बड़ है। छात्र ने बताया कि उस उपन्यास का नया हिस्सा बस 5 मिनट पहले ही अपडेट हुआ है। मिस्टर सोंग को ऐसा तगड़ा झटका लगा जैसे उन पर आसमान से बिजली गिर गई हो। वह हैरान होकर वहीं जम गए कि क्या यह सच है, जबकि बाकी क्लास ने तुरंत अपने फोन निकाल लिए ताकि वे खुद फोरम चेक कर सकें। और इस तरह स्कूल फोरम का वो उपन्यास, जिसे लेखक के जाने के बाद सब खत्म मान चुके थे, वो कई दिनों की खामोशी के बाद अचानक एक नए चैप्टर के साथ अपडेट हो गया। अपना आपा खोते हुए मिस्टर सोंग साफ तौर पर बौखला गए और उन्होंने क्लास पर चिल्लाकर फोन जमा करने को कहा। क्लास खत्म होने के बाद बच्चे उनके इस अचानक गुस्से से पूरी तरह दंग और कास भरिया डरे हुए बैठे रहे। जब मिस्टर सोंग वेनबो आखिरकार वहां से चले गए, तब जाकर पूरे कमरे में फुसफुसाहट और दहशत का माहौल बन गया। वे सोचने लगे कि उनके टीचर अचानक ऐसे क्यों भड़क उठे। इस बीच सन फेई को शायद सच का अंदाजा हो गया था। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने चुन शेरू की तरफ देखा और पाया कि उसका चेहरा भी काफी परेशान था। उसने तुरंत हमारे नायक को एक गुप्त मैसेज भेजकर सारी बात बता दी। जैसे ही उसने पूरी घटना की जानकारी दी, हम वापस उस ऑफिस में चलते हैं जहां मिस्टर सोंग घबराए हुए अपना सिर पकड़कर सोच रहे थे कि आखिर वो इस मुसीबत को कैसे सुलझाएंगे। उन्होंने अभी सबको बताया था कि कहानी खत्म हो चुकी है और तभी उस बदतमीज लड़के ने इसे अपडेट कर दिया। सच कहें तो यह समय बेहद खराब था।
अगर वह मानते कि लेखक वही छात्र है जो चला गया है तो वह खुद के ही झूठ को कबूल कर लेते, लेकिन अगर वो चुप रहते तो स्कूल के बड़े अधिकारियों द्वारा लेखक से मिलने की मांग पर क्या करते। घबराहट में मिस्टर सोंग वेनबो ने डीन लू चोंग को फोन करने का फैसला किया ताकि वो फोरम के उपन्यास और अपने किए गए दावों के इस बखेड़े पर चर्चा कर सकें। लू चोंग खुद को रोक नहीं पाए और भड़कते हुए पूछा कि उन्होंने यह झूठ गढ़ने के बजाय सीधे ये क्यों नहीं कह दिया कि छात्र स्कूल छोड़ चुका है। अब जब कहानी फिर से अपडेट हो रही थी तो डीन ने साफ कर दिया कि वह इस सफाई में शामिल नहीं होना चाहते। दांत पीसते हुए मिस्टर सोंग ने अपना आखिरी पत्ता खेलने का फैसला किया। उन्होंने डीन का राज खोलने की धमकी दी कि उनके अपने बेटे ने झगड़ा शुरू किया था और एक छात्रा के साथ मिलकर लिन यूफेई को स्कूल से बाहर निकालने की साजिश रची थी। यह वाकई एक बड़ा कदम था। फोन पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लोचोंग ने पूछा एक बेहद ठंडी और गंभीर आवाज में कि आखिर मिस्टर सोंग उनसे चाहते क्या हैं। मिस्टर सोंग ने सुझाव दिया कि वे फोरम मॉडरेटर से संपर्क करें, कहें कि कहानी छात्रों का ध्यान भटका रही है और सीधे लिन यूफेई का अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट या बैन करवा दें। इस बीच दूसरे मिडिल स्कूल में यह खबर फैल चुकी थी कि उपन्यास वापस आ गया है। हम दर्जनों छात्रों को नया अपडेट देखने के लिए अपने फोन निकालते हुए देखते हैं। तभी फिजिक्स क्लास के मॉनिटर वेई यिंगजिया ने यूफेई के पास दौड़कर पूछा कि क्या वो लेखक से संपर्क करके अपडेट का एक तय समय तय करवा सकता है। वो तारीफ कर ही रहा था कि कहानी कितनी बेहतरीन लिखी गई है कि तभी वो अचानक गायब हो गया। सब लोग पूरी तरह उलझन में पड़ गए। एक पल वे पढ़ रहे थे और अगले ही पल वो पोस्ट डिलीट हो चुकी थी। उनके मनोरंजन का यह अचानक अंत हो गया। यूफेई ने कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए थ्योरियां चढ़ाई। उसने अपना खुद का अकाउंट चेक किया और पाया कि पोस्ट सच में गायब थी, जिससे उसके चेहरे पर एक फीकी और व्यंग्यात्मक हंसी आ गई। उसने कहा कि उसे पूरी तरह मिटाने की यह कोशिश कितनी बड़ी थी। जियांगशिकी ने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है, लेकिन जैसे ही वो बताने वाला था उसने देखा कि मैथ्स टीचर क्लास के दरवाजे पर आ चुके थे। उसने जल्दी से सन फेई को मैसेज करना चाहा, लेकिन पाया कि सन फेई ने पहले ही उसे मैसेज भेज दिया था। सन फेई के मैसेज में चेतावनी थी कि पोस्ट डिलीट कर दी गई है और उसे शक था कि इसके पीछे क्लास टीचर का हाथ है, क्योंकि उन्होंने अभी इस बारे में किसी भी तरह की चर्चा पर रोक लगाई थी। उसी पल मैथ्स टीचर ने क्लास के सामने अपना गला साफ किया और सबको शुक्रवार की 4 स्कूलों की संयुक्त परीक्षा की याद दिलाई, जिसमें परीक्षा के लिए कमरे बदलने होंगे। उन्होंने जोर दिया कि वे इसे गंभीरता से लें। फिर उन्होंने 2 प्रैक्टिस पेपर बांटे और बताया कि उन्होंने पिछली संयुक्त परीक्षा के मैथ्स सेक्शन से कुछ सवाल तैयार किए हैं। बाकी परीक्षा के लिए उन्होंने थोड़े गर्व के साथ कहा कि उन्होंने वे सवाल खुद लिखे हैं। छात्रों ने पेपर देखे और आने वाली चुनौती को समझा। हालांकि यूफे का पूरा ध्यान अपनी कहानी के इंटरनेट से गायब होने पर था। वह जानता था कि यह कोई साधारण तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि उसे चुप कराने की एक सोची समझी कोशिश थी। लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं, यूफेई आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। क्लास में सन्नाटा पसरा था और छात्र काम करने लगे। हवा में तनाव काफी गहरा था। पेन की हर सरसराहट आने वाली परीक्षा की उल्टी गिनती जैसी लग रही थी। इस बीच टीचर उम्मीद भरी निगाहों से उन पर नजर रख रहे थे। यूफेई ने मैथ्स के सवालों को देखा। उसका दिमाग बहुत तेज दौड़ रहा था, पन्ने पर चल रही स्याही से भी तेज। सच कहें तो ये सवाल उन सवालों से बहुत आसान थे जिन्हें वह क्लास के बाहर हल कर रहा था। उसने लिखना शुरू किया। उसकी रफ्तार और आत्मविश्वास गजब का था। यह साफ था कि वह सबसे अलग लीग में था। फिर भी उसने अपना सिर नीचा रखा, क्योंकि वह फालतू का ध्यान नहीं खींचना चाहता था। उसके सम्मान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी और यह परीक्षा उस पहेली का बस एक छोटा सा हिस्सा थी। कमरे का माहौल अब बदलने लगा जैसे ही क्लास खत्म होने को आई। आने वाली परीक्षा का दबाव हर छात्र पर साफ दिख रहा था, लेकिन कुछ के लिए इससे भी बड़ी मुश्किलें सामने खड़ी थीं। जैसे ही घंटी बजी, क्लास का वो शांत तनाव आखिरकार टूट गया और तभी असली मुसीबत सामने आने लगी। हम शुनिशिन्युए को पास आते हुए देखते हैं, जिसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह आने वाले समय को लेकर बहुत डरी थी। यूफेई से बात करते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। उसने माफी मांगते हुए बताया कि उसने दूसरी लड़की को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। उसने यूफेई से मिन्नत की कि वह बस माफी मांग ले। उसने यह भी बताया कि इससे छोटी बातों पर लोगों को पीटा जा चुका है। यह एक गंभीर चेतावनी थी जिसमें वह डर साफ दिख रहा था, जो सिर्फ एक छात्र ही महसूस कर सकता है। हालांकि यूफेई को यह स्थिति थोड़ी मजेदार लगी। उसने पूछा कि क्या वह उसके लिए चिंतित है और उसे याद दिलाया कि वह बाद में वेनमिनिची से अपनी माफी पर ध्यान दे। इन आखिरी शब्दों के साथ वह मुड़ा और पूरे आत्मविश्वास के साथ क्लास से बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह उसे रोक नहीं सकती, शिन्युए वेनमिनिची से मदद की भीख मांगने लगी। उसने मिनिची से उसे स्कूल के गेट तक पहुंचने से पहले रोकने को कहा, क्योंकि उसे यकीन था कि उस पर हमला होगा। शिन्युए घबराकर डेस्क के पास बैठ गई, लेकिन मिनिची ने सिर हिलाकर कहा कि उसे उस पर विश्वास है। शिन्युए रोने लगी कि झांग यानसोंग की बुलाई भीड़ के आगे ये विश्वास काम नहीं आएगा।
उसने माना कि उसके जलन की वजह से यह सब हुआ है, लेकिन वह सच में यूफेई को चोट पहुंचते नहीं देखना चाहती थी। उसने मिनची से बीच बचाव करने की भीख मांगी, लेकिन मिनची हिचकिचाई और फिर सिर हिलाते हुए फुसफुसाकर कहा कि यूफेई ने खुद ही अपने इंतजाम कर लिए हैं। शिन्युए परेशान और गुस्से में अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसने इस मामले की शिकायत स्टाफ रूम में करने का फैसला किया, लेकिन जब मैंकी ने उसे रोका तो मैंकी ने हिम्मत जुटाकर जोर दिया कि वे इस समय टीचर्स के पास नहीं जा सकती। उस युवा वारिस की नजरें अचानक बहुत गंभीर हो गईं। पहले उसे समझ नहीं आता कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटना है, लेकिन अब उसे लगा कि उसे उस पर भरोसा करना ही होगा। सच कहें तो ये एक बड़ा फैसला था। वह जानती थी कि अगर उन्होंने अब टीचर्स को शामिल किया तो यूफेई की सारी तैयारी बर्बाद हो जाएगी। हालांकि शिन्युए को लगा कि वह पूरी तरह पागल हो चुकी है। शिन्युए ने चेतावनी दी कि बात बढ़ी तो यूफेई को स्कूल से निकाला जा सकता है। मिनची ने गहरी सांस ली और शांति से दोहराया कि उन्हें उस पर भरोसा करना ही होगा। शिन्युए मुंह खोले उसे देखती रह गई। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी सपने में फंसी हो। इस बीच गेट के पास स्कूल के रास्ते पर कई सहपाठी फुसफुसा रहे थे। जैसे ही यूफेई वहां से गुजरा, वे सोच रहे थे कि क्या वह सच में निडर है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि बाहर खड़ा ग्रुप झांग यानसोंग के करीब है। यूफेई मुस्कुराया और पूछा कि वह कहाँ है। जाहिर तौर पर वह ऑफिस में छिपा था और टीचर से होमवर्क पूछकर खुद को बचाने का बहाना बना रहा था। लू जियांग हंसा और कहा कि वह गुंडा काफी चालाक है। आता रापार कमांचन बिकली और उंडा काफी चालाक है। जांग ने सुझाव दिया कि लड़ाई से बचने के लिए यूफेई को बस माफी मांग लेनी चाहिए और उसने उसकी तरफ से यान सोंग से बात करने की पेशकश भी की। यह एक उदार पेशकश थी। शायद यूफे बिना कुछ बोले जेब में एक हाथ डाले वो एग्जिट की तरफ बढ़ने लगा। जल्द ही गेट के बाहर का नजारा दिखने लगा, जहां 7-8 थग्स सड़क किनारे कई इलेक्ट्रिक बाइक्स और मोटरसाइकिल्स के पास मंडरा रहे थे। ये थग्स वहां मंडरा रहे थे और सिगरेट फूंक रहे थे। वाकई एक आम मंगलवार। जांग ने यूफे के कंधे पर हाथ थपथ पाया, उसे गुड लक कहा और तुरंत निकल गया। उसके जाते ही उन थग्स की नजरें यूफे पर टिक गईं। उन सब ने आपस में एक शाते मुस्कान शेयर की। फिर पीले बालों वाले एक लड़के ने आगे बकरबी में से यूफे को निशाना बनाया। उसने यूफे को पास बुलाया, जिससे बाकी स्टूडेंट्स डरकर भागने लगे। कोई भी इस लफे में नहीं पड़ना चाहता था। आने वाली मुसीबत के आसपास भी कोई नहीं रहना चाहता था। पीले बालों वाले लक्के ने धुआं उगाते हुए यूफे के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि क्या वो नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। यूफे ने अपनी भौहें चाहीं। वो समझ चुका था कि ये सिर्फ लोकल वोकेशनल स्कूल के आवारा लड़के थे, जो उम्र में उससे ज्यादा बड़े नहीं थे। उनकी अक और सस्ती बाइकों से गेट ब्लॉक करने के तरीके को देखकर यूफे हंस पा। उसने सीधे पूछा कि क्या उन्हें झांग यानसोंग ने भेजा है। पीले बालों वाले लड़के ने बस मुस्कुराकर कहा कि उन्हें आपस में थोड़ी बात करनी होगी। किसी भी आम स्टूडेंट के लिए ये सचमुच एक खौफनाक बुरे सपने जैसा होता, खासकर उन रंगे हुए बालों, टैटू और सिगरेट के धुएं के बीच। 2 लड़कों के हाथ में लोहे के पाइप भी थे। ये सब डराने के लिए था, लेकिन जिसने अपनी जिंदगी जीकर दोबारा वापसी की हो उसके लिए ये मजाक था। यूफे ने बस सीधे पूछा, क्या तुम सब इतने ही हो? उसने माना कि उसे बबीबी की उम्मीद थी। पीले बालों वाले लड़के ने मजाक उगाते हुए अपने दोस्त दाजुन को आवाज दी कि इस बच्चे को हम कम लग रहे हैं। दूसरा थक भी मुस्कुराया और उसने पूछा कि यूफे खुद को क्या समझता है जो इतनी अक दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, स्टेशन के पास सनफे का कजिन दिखाई दिया। उसने अपने ग्रुप से लोकेशन कंफर्म की और तभी एक विशाल बै और खतरनाक दिखने वाले लोगों का एक हुजूम स्कूल के गेट की तरफ बहने लगा। इस भारी भी ने यूफे और उन छोटे मोट गुंडों को घेर लिया, जिससे पास खचे स्टूडेंट्स और बच्चों को लेने आए पेरेंट्स डर गए। पेरेंट्स तुरंत अपने बच्चों को पीछे छिपाने लगे। यहाँ तक कि स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड भी सदमे में जम गया। एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करने के लिए मोबाइल निकालते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक झांग यानसोंग के भेजे गुंडे पूरी तरह सन्न रह गए। नए आए लोगों में से एक ब्रदर ल्यू ने चारों तरफ देखा और पूछा कि क्या सिर्फ यही बच्चे हैं। उसने हैरान होकर पूछा कि क्या इन छुटभइयों के लिए इतने बड़े ग्रुप की जरूरत थी? इस मामूली सी सिचुएशन के लिए ये तो कुछ ज्यादा ही बबी तैयारी थी। ब्रदर ल्यू ने फोटो से यूफे को पहचान लिया और हंसते हुए पूछा कि क्या ये कुछ आवारे ही असली मुसीबत थे। यूफे ने कजिन की फोटो पहले ही देख रखी थी, इसलिए उसने सिर हिलाकर ग्रीट किया। उसने माना कि उसे भी इतने कम लोगों की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो 20 के लिए तैयार था। उसने बताया कि मास्टरमाइंड अभी टीचर्स के ऑफिस में छिपा है ताकि अपना बहाना बना सके। उसने ब्रदर ल्यू से कहा कि वो इसे अपने हिसाब से निपटा लें, क्योंकि दोनों पक्ष बाहरी हैं तो कह सकते हैं कि वे बस गुजर रहे थे। ब्रदर लू मुस्कुराए। उन्होंने यूफे को घर जाने के लिए कहा और तुरंत अपने आदमियों से उन लड़कों को घेरने को कहा। उन्होंने पूछा कि उन्हें किसने भेजा है और गेट खाली करने को कहा। फिर दर्जनों लोग उन गुंडों को साथ ले गए, एक शांत कोने में, जरा समझाने बुझाने के लिए। इस बीच स्कूल के अंदर आखिरकार हलचल शुरू हुई। डीन लू झाओपिंग भागते हुए गेट की तरफ आए, लेकिन उन्हें वहां पूरा इलाका एकदम खाली और शांत मिला। उन्होंने अचानक छाई इस शांति से हैरान होकर चारों तरफ देखा। उन्होंने पूछा कि जिस लाई की खबर मिली थी वो कहाँ है। सिक्योरिटी गार्ड ने घबराते हुए समझाया कि कुछ ही देर पहले एक स्टूडेंट को घेरा गया था।
गार्ड ने बताया कि कैसे अचानक एक बहुत बड़ा ग्रुप आया और उन गुंडों को पककर बाईं तरफ खींच ले गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि सब धुंधला सा लगा। डीन लू ने गहरी सांस ली और पूछा कि क्या उनके किसी स्टूडेंट को चोट आई है। गार्ड ने सिर हिलाकर मना किया कि कोई जख्मी नहीं हुआ है। उसने बताया कि वो स्टूडेंट बिल्कुल आराम से वहां से चला गया। ये सुनकर डीन लू ने राहत की सांस ली। हालांकि वे अब भी सतर्क थे। उन्होंने तुरंत फैकल्टी ग्रुप चैट में मैसेज भेजकर सभी टीचर्स को वार्न किया कि बाहर के लोग गेट के पास घूम रहे हैं, इसलिए अपने स्टूडेंट्स पर नजर रखें। उन्होंने सबसे चेक करने को कहा कि क्या कोई स्टूडेंट घायल हुआ है और तुरंत उन्हें बताएं। इसके बाद नंबर 2 हाई स्कूल के हर क्लास टीचर ने एक्शन लेते हुए अपने स्टूडेंट्स को पर्सनली मैसेज करना शुरू कर दिया ताकि सिचुएशन का पता लगा सकें। शाम की सेल्फ स्टडी क्लास होने तक क्लास 3 से 4 में जबरदस्त एक्साइटमेंट थी। कोई गेट के पास छिपा हुआ था और उसने यूफे को घेरने वाले गुंडों की फोटोज खींच ली थी और उसके बाद आई उस भारी भी की भी जो उसे सपोर्ट करने अचानक आ धमकी थी। वह छोटे मोटे गुंडे बुरी तरह डर गए थे, जो कि लाजिमी था। सब सोच रहे थे कि यूफे का गेम ओवर हो गया, लेकिन वो तो असली बॉस निकला। स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे कि कैसे उसने दर्जनों आदमियों को बुला लिया और अचानक उसके लिए उनकी इज्जत एक नए लेवल पर पहुंच गई। वे जानते थे कि जांग यानसोंग खतरनाक है। आखिर वो गेट पर लवय चुका था पहले भी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक हाई का टॉपर उससे भी ज्यादा खतरनाक निकलेगा। शेन शिन्युए ने धीरे से एक आ भरी और जांग यानसोंग की तरफ एक नोट फेंका। इसे फेंककर वो गुस्से से तमतमा उठा और उसने गुस्से में अपनी किताबें पटक दी। उसी शाम जांग यानसोंग को सजा के तौर पर खड़े रहने और माफीनामा लिखने के लिए टीचर्स ऑफिस बुलाया गया। उसका प्लान पूरी तरह उल्टा पड़ चुका था। इसी बीच स्टडी हॉल में एक स्टूडेंट अचानक चिल्लाया कि सब लोग देखो, एक हाई के उस ड्रॉप आउट का मशहूर नॉवेल उनके फोरम पर पोस्ट हो गया था। राइटर की आईडी जानी पहचानी थी, जिसने दावा किया कि वो 2 हाई में ट्रांसफर हो गया है और कहानी यहीं आगे बढ़ेगा, जिससे क्लास की लड़कियों में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। जांग शिची ने हैरानी से आंखें फाड़कर वेन मिंगशी की तरफ देखा और फुसफुसाते हुए पूछा कि क्या सच में वो लेखक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। उसने स्वाभाविक रूप से वेन मिंगशी के पास वाली खाली सीट पर देखा। उसे लगा कि उसकी सहेली भी इस खुलासे से बाकी लोगों की तरह चौंक जाएगी, लेकिन वो हैरान रह गई जब मिंगशी ने बस सिर हिला दिया। जांग शिची के मुंह से अचानक निकल गया, ये सचमुच लिन यूफे है। और देखते ही देखते पूरी क्लास में शोर मच गया। सबने एक साथ मुंह कर देखा। माहौल कयासों से भर गया। लोग सोच रहे थे कि क्या वाकई यूफे ने इसे लिखा है या अफवाहों की तरह ये उसके किसी क्लासमेट का काम है। लेकिन जैसा कि शेन शिन्यू ने मुस्कुराकर कहा, वो एक हाई से आया अकेला ट्रांसफर था, तो पक्का वही होगा। और वेन मिंगशी की नजरें मिली। दोनों ने खामोशी से सच महसूस किया। तभी अचानक सुजन घबराते हुए शेन शिन्यू के पास आई। उसने डरते हुए फुसफुसाकर पूछा कि क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जब जांग यानसोंग भी फेल हो गया तो शायद यूफे अगला निशाना उन्हें बनाएगा। शेन शिन्यू ने आ भरी और कहा कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन सलाह दी कि वो एक माफीनामा लिख दे। सुजियन ने पागलों की तरह हामी भरी, क्योंकि वो अपनी गलती सुधारना चाहती थी। उसने तुरंत अपनी नोटबुक से एक पेज फागा और लिखना शुरू कर दिया। पहला सेल्फ स्टडी पीरियड खत्म होने के बाद वो घबराती हुई हकलाते हुए शब्दों में वेन मिंगशी के पास पहुंची। अपनी कई बातों के लिए माफी मांगी और वो लेटर उसे सौंप दिया, जबकि शेन शिन्युए उलझे हुए चेहरे के साथ ये सब देख रही थी। फिर शेन शिन्युए ने पूरी ईमानदारी से कहा कि उसे भी दुख है, लेकिन उसने पहले ही एक पक्का फैसला कर लिया है। सुजियन दंग रह गई, यहाँ तक कि वेन मिंगशी ने भी चौंक कर सिर उठाया। शेन शिन्युए ने हिम्मत जुटाई और मुस्कुराते हुए निष्पक्ष मुकाबले का सुझाव दिया कि कौन लिन यूफे का दिल जीतती है। बगल में खड़ी जांग शिची का मुंह खुला का खुला रह गया और वेन मिंगशी भी उतनी ही हैरान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यूफे जैसा लड़का उसे पसंद करेगा। अचानक उसे वो हवा में घूम रही हो। अगले दिन जब यूफे स्कूल लौटा तो वो पहले ही एक लेजेंड बन चुका था। रास्ते में स्टूडेंट्स लगातार फुसफुसा रहे थे और उसे चोरी छिपे देख रहे थे। फिर भी इस पॉपुलैरिटी के बावजूद किसी की उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। जब वो कैफेटेरिया पहुंचा तो उसका सामना अपने क्लासमेट लूजांग से हुआ। लूजांग ने शर्मिंदगी में हकलाते हुए माफी मांगी और दावा किया कि वो सचमुच जांग यानसोंग के करीब नहीं था। सच कहें तो वो डरा हुआ था। उसने जोर देकर कहा कि उसने यानसोंग को समझाने की कोशिश की थी, पर वो नाकाम रहा। उसने सुना था कि जिन गुंडों को हायर किया गया था वे न केवल यूफे को सबक सिखाने में नाकाम रहे, बल्कि खुद सबक सीख कर लौटे। ये तो पासा ही पलट गया था। यूफे ने मन में सोचा कि ये बंदा भी कमाल का कैरेक्टर है। आखिर ये किस अजीब लॉजिक को फॉलो करता है। उसने बिना कोई जवाब दिए क्लास की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही उसने एंट्री ली, क्लासमेट्स ने उसे घेर लिया। उसने मुस्कुराते हुए आखिरकार मान लिया कि हाँ, वही उस मशहूर नॉवल का लेखक है। वो हंसते हुए अपनी सीट पर लौटा, जहाँ एक सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। फ्राइड राइस, नूडल्स और ताजे दूध की बोतल। उसने जांग शिची के कंधे पर थपथ पाकर पूछा कि इसे किसने रखा है। शिची ने इंग्लिश क्लास रिप्रेजेंटेटिव की खाली सीट की तरफ इशारा करते हुए अंदाजा लगाया कि ये उसी की तरफ से गिफ्ट है। तभी वेन मिंगशी अपना नाश्ता और कुछ किताबें लेकर क्लास में लौटी। ये सचमुच एक परफेक्ट
एक आम सुबह, या कम से कम ऐसा ही लगा। जैसे ही मुंची बैठी, यूफेई ने उसे नूडल्स और दूध पकड़ा दिया जो उसे मिला था। फिर उसने उसे उस नाश्ते से बदल दिया जो उसने अभी अभी खरीदा था, और खाना बदलने का सुझाव दिया। मुंची ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा कि वे खाना क्यों बदलें। यूफेई ने बिना किसी भाव के समझाया कि उसे उसका नाश्ता चाहिए क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, जिसका कोई मतलब नहीं बनता था। वह थोड़ी देर के लिए उलझन में रुक गई कि उसका नाश्ता अलग कैसे था, पर उसने बस इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि दोनों ही फ्राइड नूडल्स थे और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने मुंची से कहा कि दूध बर्बाद न होने दे और खुद उसे घूंट लेने के लिए आगे बढ़ाया। मुंची ने उसे एक अजीब नजर से देखा और उसका दिमाग दौड़ने लगा किसी जवाब के लिए। अचानक उसे एहसास हुआ। उसने सोचा कि कहीं वह पैसे चुकाने से बचने की कोशिश तो नहीं कर रहा। सोचने के बाद उसने मान लिया कि उसका सहपाठी उसकी सारी संपत्ति हड़पना चाहता था, वरना वह सुबह सुबह सारे नियमों को क्यों दरकिनार करता। यूफेई अपनी हंसी नहीं रोक पाया और उसने मुंची को बताया कि उसका इरादा बहुत सीधा था। उसने पूछा कि क्या वह सचमुच वैसा इंसान दिखता है। उसने माना कि वह कोई संत नहीं है, लेकिन वह कभी उसे ठगने का सपना भी नहीं देख सकता। उसने पैसे वापस करने का वादा किया, बस अभी नहीं। जब मुंची परेशान दिखी और बताया कि वह पैसा उसकी पूरी बचत और इस महीने का खर्च था, तो यूफेई ने सुझाव दिया कि वह कुछ समय के लिए उसकी सभी जरूरतों का ख्याल रखेगा। उसने सारा खर्च उठाने और बाद में ब्याज सहित पैसे लौटाने की पेशकश की। जब मुंची ने भौहें सिकोड़कर फुसफुसाते हुए पूछा कि क्या वह गंभीर है, तो सच कहें तो वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। उसने कहा कि वह उसके बर्तन तक धो देगा। फिर उसने मुंची के फोन पर 3,000 युआन की मासिक सीमा वाला फैमिली शेयरिंग कार्ड सेट करने का सुझाव दिया। हालांकि मुंची ने तुरंत इसका विरोध किया और सिर हिला दिया और जोर देकर कहा कि यह बहुत ज्यादा है और 600 युआन काफी होंगे। यूफेई ने आंखें घुमाते हुए कहा कि उसे कम से कम 1,000 खर्च करने होंगे, वरना वो उसके टेस्ट में फेल हो जाएगी। उसने कहा कि लड़कियों को खुद का ख्याल रखना सीखना चाहिए क्योंकि वह बहुत कंजूस थी। बिना किसी जवाब का इंतजार किए उसने शेयरिंग कार्ड सेट करने के लिए उसे मैसेजिंग ऐप पर ऐड कर लिया। उसने 1,000 युआन की सीमा तय कर दी, जबकि मुंची बस हैरान खड़ी रह गई और हामी भरती रही। मन ही मन यूफेई को इस अमीर लड़की का रिएक्शन काफी मजेदार लगा। थोड़ी देर बाद उनके टीचर लियांग यूडिंग ने यूफेई और झांग यानसोंग दोनों को क्लास से बाहर बुलाया। स्वाभाविक रूप से बाकी छात्रों ने जाते हुए देखने से खुद को नहीं रोक पाए। कॉरिडोर में टीचर लियांग सख्त चेहरे के साथ खड़ी थी। उन्होंने पूछा कि क्या वे जानते हैं कि वे वहाँ क्यों हैं। यूफेई ने बस मुस्कुराकर जोर दिया कि वास्तव में कोई लड़ाई नहीं हुई थी। उसने दावा किया कि वह सिर्फ अपने कजिन के जन्मदिन पर गया था और टीचर से पुष्टि के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त यानसोंग से पूछने को कहा। उसने मजाक भी किया कि वे कभी लड़ ही नहीं सकते। यानसोंग पूरी तरह से सन्न रह गया, जैसे उसके बोलने की क्षमता ही चली गई हो। टीचर लियांग ने शक के साथ उसे देखा और उसका पक्ष पूछा। यानसोंग का मुंह काफी देर तक खुला रहा और आखिरकार उसने हामी में एक शब्द कहने की हिम्मत जुटाई। उनके इस अचानक और संदेहास्पद दोस्ताना बर्ताव पर टीचर लियांग हैरान थी। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि जब वे इतने पक्के दोस्त हैं तो क्या वे एक साथ बैठना चाहते हैं। इस पर दोनों लड़के डरे हुए स्वर में एक साथ चिल्लाए, नहीं। टीचर ने हाथ बांधते हुए सोचा कि इतने पक्के दोस्त एक साथ क्यों नहीं बैठना चाहते। यूफेई ने तुरंत सफाई दी कि वे चिंतित थे कि इससे उनकी पढ़ाई में रुकावट आएगी। टीचर लियांग ने यूफेई को देखा और पाया कि वह बिल्कुल भी वैसा नहीं दिख रहा था जैसे उसकी कोई लड़ाई हुई हो। जहां तक यानसोंग की बात थी, मामला और भी अजीब था। उस लड़के ने शायद अपनी पिछली दोपहर मैथ टीचर के ऑफिस में छिपकर प्रैक्टिस एग्जाम खत्म करने में बिताई थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों में से किसी को कोई शारीरिक चोट नहीं आई थी। उन्होंने फिलहाल उनके माता पिता को सूचित न करने का फैसला किया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर दोबारा उनके बीच झगड़े की भनक भी लगी या उन्होंने स्कूल के बाहर के लोगों को इसमें शामिल किया तो उन्हें सीधे डीन के ऑफिस भेजा जाएगा। ये एक साफ चेतावनी थी और वे हालात समझकर यूफे मुस्कुराया और मान गया। फिर उसने सहज ही कह दिया कि वह उस इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है। टीचर लियांग ने खुद को संभालने के लिए एक लंबी सांस ली। उन्होंने यिनजोंग को सुबह की पढ़ाई के लिए क्लास में वापस भेज दिया, लेकिन यूफे को रोक लिया। अकेले होने पर उन्होंने उसे ध्यान से देखा और पूछा कि वह वास्तव में क्या कर रहा है। क्या क्लास में यिनजोंग उसे परेशान कर रहा था या उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर रहा था। जवाब में यूफे ने स्कूल के गेट पर हुई घटना को बेहद सटीक तरीके से सुनाना शुरू किया। जब उसने सारी बातें टीचर लियांग को बताई तो उनका दिमाग पूरी तरह सुन्न रह गया। उनकी पक्की दोस्ती तो बस दिखावा निकली। क्लास में जाने से पहले यूफे अपनी टीचर को यह सिखाना नहीं भूला कि स्कूल के अधिकारियों को इस बारे में क्या बताना है। उसने कहा कि वह उन्हें बताएं कि वे लोग बस उसके कजिन के जन्मदिन के लिए आए थे। टीचर लियांग उसकी इस हिम्मत पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मौके का फायदा उठाकर यूफे ने सहजता से कह दिया कि मुस्कुराते हुए वह बेहद खूबसूरत लगती हैं। सच कहें तो वह कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखा रहा था। लड़के की मीठी बातों से तंग आकर टीचर लियांग ने हंसते हुए उसे हल्के से पैर मारकर भगा दिया। उन्होंने उसे वापस सुबह की पढ़ाई में जुटने को कहा। ऐसा लगा जैसे उसका मीठा जादू असर कर गया, क्योंकि उन्होंने बात को वहीं दबा दिया। थोड़ी देर बाद
टीचर लियांग क्लास के सामने खड़ी नजर आती हैं। उन्होंने घोषणा की कि चारों स्कूलों की संयुक्त परीक्षा कल होगी और वह दोपहर में एडमिट कार्ड बांटेंगी। इसके बाद उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन का जिक्र किया। चूंकि केवल 3 छात्रों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया था, इसलिए किसी चयन प्रक्रिया की जरूरत नहीं थी। प्रतियोगिता के प्रतिभागी लिन यूफे, सन शिन्युए और जियांग शिची थे। उन्होंने उन तीनों को तैयारी शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने ये भी बताया कि नए साल के कार्यक्रम के लिए हर क्लास से कम 2 परफॉर्मेंस की जरूरत है, इसलिए वॉलंटियर्स आर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव के पास नाम लिखवा लें। इसी बीच नंबर 1 हाई स्कूल का माहौल गरमाया हुआ था। खबर फैली थी कि पहले उनके फोरम पर अपडेट होने वाला उपन्यास अब नंबर 2 हाई की साइट पर आ रहा है। अफवाह थी कि लेखक कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। काफी पूछताछ के बाद छात्रों को याद आया कि हाल ही में केवल एक सीनियर ने स्कूल बदला है। वे सोचने लगे कि क्या लिन यूफे ही वो लेखक है। तभी अचानक क्लास का शोर थम गया। वाइस प्रिंसिपल गु हाई दरवाजे के पास खड़े थे। उनकी बातें सुनकर उन्होंने त्योरियां चढ़ाई और पूछा कि नंबर 1 हाई के उपन्यास को नंबर 2 हाई पर किसने डाला है। इस अचानक सवाल से सभी छात्र पूरी तरह हैरान रह गए और वह सब घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वाइस प्रिंसिपल गु ने कड़े लहजे में पूछा कि क्लास मॉनिटर कहाँ है। इस पर चैन जी उठ खड़ा हुआ। जी ने बेबसी से मुस्कुराते हुए माना कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि लेखक कौन था। वाइस प्रिंसिपल गु ने सचमुच हैरान होकर उसकी तरफ देखा, क्योंकि उन्हें इस जवाब पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया है कि लेखक इसी क्लास का छात्र है। इस खुलासे के बाद क्लास में कानाफूसी का बाजार गर्म हो गया। क्या वाकई वह यूफे था? मॉनिटर चेंजी ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा कि चूंकि ये उपन्यास नंबर 2 हाई पर एक ट्रांसफर स्टूडेंट द्वारा अपडेट किया जा रहा है, तो सारा इशारा साफ तौर पर लिन यूफे की तरफ ही जाता है। वाइस प्रिंसिपल गु उलझन में पड़ गए। उन्होंने कहा कि होमरूम टीचर ने दावा किया था कि लेखक ने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पर ध्यान देने के लिए लिखना बंद कर दिया है, जो मेल नहीं खाता। सभी छात्रों ने नामे अपना सिर हिलाया। तभी सनफे नाम का एक छात्र अचानक खड़ा हुआ और उसने पुष्टि की कि लिन यूफे ही वास्तव में लेखक है। उसने बताया कि जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उपन्यास की तारीफ की थी, तो उसने खुद यूफे से इस बारे में पूछा था और यही सबसे बड़ा सबूत था। सनफे ने आगे बताया कि पूछने के बाद होमरूम टीचर ने उन्हें इस बात को भूल जाने को कहा था और मामला वहीं रफा दफा हो गया था। यह सुनकर वाइस प्रिंसिपल गु हाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बेहद सख्त लहजे में उन्होंने छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने को कहा और बाहर चले गए। जैसे ही उनके कदमों की आवाज गायब हुई, क्लास के सीनियर क्लास 2 में जैसे हंगामा मच गया। छात्रों की भीड़ ने सनफे को घेर लिया, क्योंकि सबको यकीन हो चुका था कि लिन यूफे ही असली लेखक है। इस बीच होमरूम टीचर सोंग वेन बाओ अपने ऑफिस में कागजात व्यवस्थित कर रहे थे। तभी अचानक वाइस प्रिंसिपल गु अंदर आए, जिससे कमरे में मौजूद हर टीचर हैरान होकर देखने लगा। उनके कदम रखते ही वहां का पूरा माहौल एकदम से बदल गया। गुस्से में दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने क्लास 2 के टीचर को बाहर आने के लिए कहा। दोनों गलियारे में आ गए ताकि अकेले में कोई गंभीर बातचीत कर सके। तभी टीचर ने हैरान होकर कहा, आप क्या कह रहे हैं? नंबर 2 हाई स्कूल के फोरम पर यह अपडेट हो रहा था। खबर मिलते ही सोंग वेनबो का पूरा शरीर कांप उठा और वो हकलाने लगा। उसने सोचा था कि उसका अकाउंट बैन होने से सब रुक जाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़का विरोधी स्कूल की साइट पर चला जाएगा। वाइस प्रिंसिपल गु ने उसे घूरते हुए पूछा कि तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला कि माता पिता ने उसका लिखना बंद करवाया है, तुम्हारी क्लास का? कह रहा है कि स्कूल छोड़ने वाले ने इसे लिखा। सोंग वेनबो बस मुस्कुराकर रह गया। सच तो ये है कि वह खुद के ही जाल में फंस चुका था। गुआइहाओ बहुत गुस्से में था। उसने सोंग वेनबो पर चिल्लाते हुए कहा कि सच छिपाकर वह खुद को बचा रहा है। उसने आरोप लगाया कि वह सच स्वीकार करने से डर रहा है कि लेखक वही छात्र था। तुम इतना डर क्यों रहे हो? अगर उसने लिखा भी तो क्या हुआ? उसने साफ कहा था कि शुरू से सच बोलते तो सब सुलझ जाता, पर अब मामला जरूरत से ज्यादा पेचीदा हो चुका है। कुछ ही दिनों में अधिकारी नंबर 2 हाई स्कूल का दौरा करने वाले हैं। हमें पता चला है कि ये सभी बड़े स्थानीय स्कूलों के लिए बेहद नाजुक समय है। नंबर 1 हाई, नंबर 2 हाई और बाकी सभी स्कूल प्रोविंशियल मॉडल स्कूल का दर्जा पाने की होड़ में थे। वे अधिकारियों पर बुरा असर नहीं डाल सकते थे। उन्होंने सोंग को आदेश दिया कि वह उस छात्र से नॉवल हटवाए या उसे नंबर 1 हाई फोरम पर लौटने के लिए मनाए। सोंग वेनबो वहीं हैरान खड़ा रह गया, पूरी तरह सन्ना। वाइस प्रिंसिपल गुओ ने उसे याद दिलाया कि इस साल उसका सीनियर टीचर का प्रमोशन होना है। अगर इस घटना से स्कूल की बदनामी हुई तो अंजाम बुरा होगा। उन्होंने उसे इसे जल्द से जल्द संभालने को कहा। इससे पहले कि यह खबर काबू से बाहर फैले, उसे तुरंत कुछ करना था। रास्ता साफ था, या तो अपडेट्स को वापस अपने फोरम पर लाओ या उन्हें पूरी तरह रोक दो, वरना यह उनके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात होगी। इतनी बड़ी बेइज्जती जो किसी बाहरी के लिखने के दावे से भी बदतर थी। सोंग वेनबो ने दांत पीसते हुए वाइस प्रिंसिपल से माफी मांगी और वादा किया कि वह स्कूल की नाक नहीं कटने देगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी लाचारी और पक्का इरादा था। फिलहाल के लिए संतुष्ट होकर वाइस प्रिंसिपल गुओ ने सिर हिलाया और पीछे हाथ बांधकर चले गए। कुछ ही देर बाद हम दिन के तीसरे पीरियड में पहुंचते हैं, जहां हमारे क्लास टीचर सोंग वेनबो
क्लास के सामने खड़े हुए और गला साफ करते हुए पूछा कि क्या कोई अभी भी लिन यू फेई के संपर्क में है। छात्रों ने उलझन में एक दूसरे को देखा। तभी सन फेई ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और दावा किया कि उनके बीच सब ठीक है। तभी किसी ने चेन शिवर का नाम फुसफुसाया। सॉन्ग वेनबो की आंखें चमक उठी। उसने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा कि चूंकि वह और लिन यू फेई करीब हैं, इसीलिए वो मदद के लिए सबसे सही है। उसने पूछा और उससे पता लगाने को कहा कि नंबर 1 हाई पर नॉवल अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, और उसे नंबर 2 हाई के बजाय वापस यहीं पोस्ट करने के लिए मनाने को कहा। चेन शिवर ने हिचकिचाते हुए कहा कि अब वो नंबर 2 हाई का छात्र है तो वहां पोस्ट करना सामान्य ही है। उसे समझ नहीं आया कि वो वापस क्यों आएगा। एक अजीब मुस्कान के साथ सॉन्ग वेनबो ने बस इतना कहा कि वो पूरी कोशिश करे। वो वाकई चाहता था कि वो उसे मना ले। बाद में हमें लिन यू फेई को टीचर की इस गुजारिश के बारे में भेजा गया मैसेज दिखता है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उसने तो उसका नंबर पहले ही डिलीट कर दिया है। कोई हैरानी नहीं कि चेन शिवर इतनी हिचकिचा रही थी। शायद वो ये मानने में शर्मा रही थी कि उसे ब्लॉक कर दिया गया है। सच कहें तो यह मजाक काफी मजेदार था। कुछ ही देर में चेन शिवर की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्क्रीन पर आई और बिना सोचे समझे उसने तुरंत डिक्लाइन बटन दबा दिया। उसने अपनी अमीर डेस्क मेट वेन मैंकी को चढ़ाने के लिए मुड़कर इस शनिवार की मूवी डेट याद दिलाई। वेन मैंकी काफी बेचारी सी लगी जब उसने बताया कि उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं, जिससे वह अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसे इस बात का गणित समझ नहीं आ रहा था। क्लास शुरू होने के 10 मिनट बाद वह नन्ही अमीर लड़की अचानक खुद से बड़बड़ाने लगी कि कुछ गड़बड़ है। उसे समझ आया कि फैमिली शेयरिंग कार्ड का इस्तेमाल करने से उसके पैसे खर्च नहीं होते जब तक कि वो खुद टिकट न खरीदे। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपाकर हंसना शुरू कर दिया। उसे उसकी यह उलझन बेहद प्यारी लगी, लेकिन उसकी हंसी अनसुनी नहीं रही। पोडियम से केमिस्ट्री टीचर ने उसका नाम लेकर टोक दिया। यह याद आते ही कि वह क्लास में है, वह तुरंत खड़ा हुआ और टीचर से बोला कि उसे बस कोई बहुत अच्छी बात याद आ गई थी। इस बीच वैन मैंकी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, यह जानकर कि मजाक उसी का बना है। उसने अपना सिर जितना हो सके नीचे झुका लिया। टीचर ने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने और फालतू की बातें बाद के लिए टालने की सलाह दी। आखिरकार लंच की घंटी बजी, जिससे क्लास खत्म हुई। शेन शिन्यू तुरंत उसकी डेस्क की तरफ भागी और पूछा कि क्या सच में उसने चेन शिवर की फ्रेंड रिक्वेस्ट ठुकरा दी है। उसे तब एहसास हुआ कि शेन उसके पास मदद मांगने आई थी। शेन शिन्यू उसकी इस बेरुखी पर हंसी और बोली कि चैन को कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन उसका रवैया बेअसर और ठंडा ही रहा। उसने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और अपनी डेस्क मैट की तरफ मुड़ गया और लंच करने की बात कही। हमारी नन्ही अमीर लड़की वैन मैंकी ने हल्के से मुंह बनाया और उसके ठीक पीछे चल दी। शेन शिन्यू वहीं हैरान खड़ी रह गई, क्योंकि यह पहली बार था जब उसे इस तरह नजरअंदाज किया गया था। पास ही खड़े सुजान ने मुस्कुराते हुए उसके पास आकर कहा कि घूरना बंद करे। उसने चुटकी ली कि शायद लिन यू फेई को उसी तरह की लड़कियां पसंद हैं। इस बीच कैफेटेरिया की लाइन में खड़े होकर वह तय कर रहा था कि क्या खाया जाए। तभी उसने वैन मेंगी के चेहरे के हाव भाव देखे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें नम थीं और वह उसे देख रही थी। हैरान होकर उसने जियांग शिची से पूछा कि क्या किसी ने उसे परेशान किया है। उसे समझ नहीं आया कि वह अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, लेकिन जियांग शिची ने बस सिर हिला दिया। आखिर में वैन मेंकी ने पास आकर धीरे से पूछा कि क्या नंबर 1 हाई की वह लड़की सच में बहुत खूबसूरत है। वह अचानक हंस पड़ा और मजाक में पूछा कि क्या उसे जलन हो रही है। वैन मेंगी ने अपने होंठ चबाए और खामोश रही, हालांकि उसकी आंखों में एक अजीब सी शिकायत साफ दिख रही थी। आखिरकार वह तीनों खाना खाने और बातें करने के लिए एक शांत कोने में बैठ गए। खाते समय उसने पूछा कि क्या वे आने वाले आर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं, जिससे वैन मेंगी की दिलचस्पी जगी। वह कुछ पल के लिए चुप हुआ और फिर मुस्कुराया और कहा कि वह शायद हिस्सा ले या छोड़ दे। तभी जियांग शिची ने पास आकर एक छोटा सा राज खोला। उसने बताया कि वैन मेंकी ने पिछले साल आर्ट्स फेस्टिवल में पहला इनाम जीता था। उसने हैरानी से देखा, जबकि वैन मेंकी ने शर्माते हुए सिर हिलाया और अपनी सहेली को रोकने की कोशिश की। जियांग शिची हंसी और बोली कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिर उसने वह राज खोला कि वैन मेंकी असल में पियानो बजाने में माहिर है। लंच खत्म करने और परफॉर्मेंस पर थोड़ी चर्चा के बाद उसने मुस्कुराते हुए खुद भी हिस्सा लेने का फैसला किया। इसी बीच हमें चेन शिवर स्टाफ रूम में दाखिल होती दिखाई देती है। उसने टीचर से माफी मांगते हुए बताया कि लिन यूफेई ने उसका दिल दुखाया है और अब उसे नजरअंदाज कर रहा है। उसने सलाह दी कि शायद टीचर को खुद उसे सीधे फोन करना चाहिए। सॉन्ग वेनबो निरुत्तर रह गया। उसका तर्क था कि क्लासमेट होने के नाते उससे बात करना आसान होना चाहिए। उसने उसे याद दिलाया कि कभी उनके बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे। चेन शिवर का चेहरा लाल हो गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा कि वह बात पुरानी हो चुकी है। चेन शिवर का चेहरा लाल हो गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा कि वह बात पुरानी हो चुकी है। बीच की परतन है। हालांकि सॉन्ग वेनबो उसे एक और कोशिश करने के लिए मनाता रहा। उसने दावा किया कि लड़के आसानी से मान जाते हैं, बस उससे प्यार से 2 बातें करनी होंगी।
उसने यहाँ तक कहा कि अगर वो उसे बाहर ले जाकर सब सुलझा ले तो खाने का खर्च वो उठाएगा। उसने पूछा कि अगर वो ये चाहता है तो खुद लिन यूफे को फोन क्यों नहीं करता। सॉन्ग वेनबो का मुंह खुला रह गया। वह जवाब ढूंढने के लिए छटपटाने लगा। चेन शियुअर ने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया कि क्या वह बस अपनी नाक कटने से डर रहा है। इस बात पर क्लास टीचर का चेहरा तुरंत उतर गया और वह बिगड़ उठा कि वह बकवास न करे और अपनी क्लास में वापस जाए। चेन शियुअर ने एक पल भी नहीं गंवाया और तुरंत वहां से निकल गई। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस से बाहर गई, सॉन्ग वेनबो को एक झटके में अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना सिर पीट लिया कि वह वापस वहीं आ खड़ा हुआ है। दांत पींचकर उसने कंप्यूटर पर छात्रों की लिस्ट खोली और फोन नंबर के अंकों को देखने लगा, लेकिन वह कॉल बटन दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। काफी देर हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार लिन यूफे के पुराने डेस्क मेट सन फेई को अंदर बुलाया। जब वह छात्र ऑफिस में सहमा खड़ा था तो क्लास टीचर ने एक झूठी सी मुस्कान बिखेरी। उसने सन फेई को याद दिलाया कि चूंकि वे डेस्क मेट थे इसलिए उनके बीच अच्छे रिश्ते होंगे। फिर उसने पूछा कि क्या वह लिन यूफे से अपनी नॉवल को नंबर 2 हाई के फोरम से हटाने की बात कर सकता है। उसने सलाह दी कि वह नंबर 1 हाई के फोरम पर वापस आ जाए या फिर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद तक का इंतजार करे। सॉन्ग वेनबो सच में बेहद ढीठ बन रहा था। एक बनावटी मुस्कान के साथ उसने दावा किया कि उसे बस उस लड़के की पढ़ाई की फिक्र है। सन फेई ने अनजान बनते हुए पूछा कि टीचर को उस छात्र की ग्रेड्स की इतनी चिंता क्यों है जो पहले ही ट्रांसफर ले चुका है। उसने ध्यान दिलाया कि नॉवल को नंबर 1 हाई फोरम पर लाना भी उसकी पढ़ाई में उतना ही खलल डालेगा। सॉन्ग वेनबो ने अजीब तरीके से गला साफ किया और मुस्कुराता रहा। उसने जोर देकर कहा कि यह बिल्कुल अलग बात है और पूछा कि क्या सन फेई बस लिन यूफेई से बात करने में उसकी मदद करेगा। सन फेई ने मुंह बनाते हुए माना कि वह ऐसा कर तो सकता है, पर एक छोटी सी दिक्कत है। सॉन्ग वेनबो की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने लड़के को अपनी बात कहने के लिए उकसाया। सन फेई ने जानबूझकर शर्माते हुए अपना सिर खुजलाया और बताया कि उसे असल में लिन यूफेई के कुछ पैसे चुकाने हैं और उसे शर्म आ रही थी कि वह बिना पैसे चुकाए उससे बात करे। सॉन्ग वेनबो ने हाथ हिलाकर इस बात को खारिज कर दिया और पूछा कि उसे कितने पैसे देने हैं और खुद चुकाने की पेशकश की। सन फेई ने अचरज से पूछा कि क्या वह सच कह रहे हैं। सॉन्ग वेनबो ने हालात को परखा। यह अब सिर्फ स्कूल की साख की बात नहीं थी बल्कि उसके खुद के प्रमोशन और ओहदे का सवाल था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह इतना तो कर ही सकता है क्योंकि वह मदद मांग रहा था। सच कहें तो वह काफी बेताब हो रहा था। उसने कर्ज की सही रकम पूछी तो सनफे ने अपनी मुस्कान छिपाने के लिए सिर झुकाया, नाक रगड़ी और लापरवाही से कहा कि यह ज्यादा नहीं है, बस लगभग 400 युआन। सॉन्ग वेनबाओ ने दिल पर पत्थर रखकर 400 युआन देने की बात मान ली, बशर्ते सन फेलिन यूफे से कहे कि वह अभी लिखना बंद कर दे परीक्षाओं तक। उसने दलील दी कि भले ही वह लड़का यहाँ आया है, उसे डर था कि कहीं वो अपनी प्रतिभा बर्बाद न कर दे। इस बेहद स्वार्थी मांग के लिए ये एक बहुत ही नेक बहाना था। उसने दावा किया कि ये लड़के के जीवन का नाजुक दौर है। सनफे ने हंसी रोकते हुए कहा कि वह पूरी कोशिश करेगा पर गारंटी नहीं दे सकता कि लिन यूफे सुनेगा। उसने कहा कि इसे रहने ही दो और वह कर्ज चुकाने के लिए पैसे आने का इंतजार करेगा। लेकिन सॉन्ग वेनबाओ ने तुरंत हीरो की तरह अपना फोन निकाला। उसने सनफे से क्यूआर कोड दिखाने को कहा और वादा किया कि अगर वह कोशिश करेगा तो पैसे नहीं चुकाने होंगे। उसने जोर देकर कहा कि वो उपन्यास उस लड़के के भविष्य को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। सनफे मुस्कुराया और उसने मना करने का दिखावा किया, लेकिन सॉन्ग वेनबाओ पूरा मन बना चुका था। शिक्षक ने खुद को जुबान का पक्का बताते हुए तुरंत वहीं 400 युआन ट्रांसफर कर दिए। सनफे ने उन्हें धन्यवाद दिया और क्लास की ओर जाने लगा। उसने वादा किया कि जैसे ही लिन यूफे जवाब देगा वह बताएगा। लेकिन जैसे ही सनफे ऑफिस से बाहर निकला उसने तुरंत अपने पुराने दोस्त को मैसेज भेजा। वह पागलों की तरह हंसते हुए लिन यूफे को बता रहा था कि उसने अभी अभी बड़ी कमाई कर ली है। उसने बताया कि सॉन्ग वेनबाओ ने उसे लिखने से रोकने के लिए मनाने के लिए ही 400 युआन दिए थे। ऐसा लग रहा था कि क्लास टीचर सच में बेताब हो रहे थे। लिन यूफे मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा कि आज रात जश्न मनाने के लिए उसे नया चैप्टर अपडेट करना चाहिए। उस शाम जब बाकी सभी लोग किताबों में डूबे परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लिन यूफे ऑनलाइन दुकान खोलने की रिसर्च कर रहा था। उसे याद आया कि कुछ ही सालों में आई कॉमर्स की भारी लहर आने वाली है। अभी शुरुआत करना शायद सबसे पहला कदम न हो, लेकिन ये काफी करीब था। कम से कम वो इसमें जल्द से जल्द कदम रखना चाहता था। वह ऑनलाइन शॉपिंग के तूफान से पहले मार्केट में आना चाहता था। जहाँ तक प्रोडक्ट चुनने की बात थी, वह कोई बड़ा ब्रांड नहीं बनाना चाहता था, बल्कि उसका मकसद कम समय में बड़ी कमाई करना था। इसके लिए उसने एक बहुत ही अनोखा और अनदेखा क्षेत्र चुना, खास कॉस्प्ले लॉन्जरी बेचना। बेशक छात्र होने के नाते वो जानता था कि उसे बहुत शांत रहना होगा। खुशकिस्मती से, क्योंकि वह पिछले महीने ही 18 साल का हुआ था, उसने आखिरकार दुकान खोलने की कानूनी उम्र पूरी कर ली थी। अचानक स्क्रीन पर सनफे का मैसेज आया, जो हैरान होकर लिन यूफे से पूछ रहा था कि क्या उसका अकाउंट हैक हो गया है। लिन यूफे हंसा और जवाब दिया कि वह इन चीजों को बेचने के लिए दुकान खोलने की सोच रहा है। सुनफे अड्डा रहा कि अकाउंट हैक हुआ है, क्योंकि उसके हिसाब से लिन यूफे एक सीधा साधा लड़का था,
एक विज्ञान के छात्र के रूप में सनफे सोच भी नहीं सकता था कि उसका दोस्त उसे ऐसे कपड़े की तस्वीरें भेजेगा। सबसे अजीब बात यह थी कि लिन यूफे सच में इन्हें बेचने का दावा कर रहा था। चूंकि उसके पास कोई और करीबी दोस्त नहीं था जिस पर वो भरोसा कर सके, उसने सनफे को तस्वीरें भेज दी। उसने सोचा कि सनफे कम से कम ग्राहकों के लिए लोकप्रिय स्टाइल चुनने में मदद कर सकता है। अगली सुबह परीक्षा के लिए छात्र जमा थे और माहौल घबराहट से भरा था। अचानक लुजियांग ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि उसकी चीनी भाषा की तैयारी कैसी है। लिन यूफे ने शांति से जवाब दिया कि अगर सब ठीक रहा तो वह पूरी क्लास में टॉप करेगा। लुजियांग ने उसके आत्मविश्वास से प्रभावित होकर अंगूठा दिखाया, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजे से एक जानी पहचानी और ठंडी आवाज सुनाई दी। आवाज ने चेतावनी दी कि जब तक तुम नकल करते पकड़े नहीं जाते तब तक जो चाहे रैंक का दावा करो। लिन यूफे ने ऊपर देखा और हैरान रह गया। परीक्षक लू चोंग था। उसे अचानक याद आया कि संयुक्त परीक्षाओं के लिए पक्षपात रोकने के लिए चारों स्कूलों के शिक्षकों की अदला बदली की गई थी। सच कहें तो यह बदकिस्मती थी। लुचोंग ने छात्रों को किताबें हटाने को कहा और पर्चियां मिलने पर पेपर छीनने की धमकी दी, उन सभी के जिनके पास पर्चियां मिलेंगी। उसने कहा कि नंबर 2 स्कूल के नियम वो नहीं जानता, पर उसके स्कूल में नकल का मतलब पेरेंट्स को बुलाना है। उसने लिन यूफे पर तीखी नजर डालना नहीं भूला। जैसे ही पेपर बांटे गए, लिन यूफे ने तुरंत लिखना शुरू किया। 1 घंटा तेजी से बीत गया। फिर उसने शांत मुस्कान के साथ हाथ उठाकर पूछा कि क्या वह जल्दी जा सकता है। उसने क्लास की घड़ी पर नजर डाली और देखा कि अभी 45 मिनट बाकी थे। उसके हिसाब से वहां बैठकर समय गंवाने का कोई कारण नहीं था। परीक्षक लूचोंग ने फीकी मुस्कान के साथ कहा कि अभी बहुत समय है और याद दिलाया कि अंत से 30 मिनट पहले तक जाने की अनुमति नहीं है। आखिरकार लिन यूफे ने ठीक 30 मिनट का समय पूरा होने पर पेपर सौंपा और चला गया। लूचोंग ने पेपर लिया, लेकिन फिर उसे एक तरफ बुला लिया ताकि निजी बात कर सके। त्योरियां चढ़ाकर लूचोंग ने पूछा कि क्या वही स्कूल फोरम पर उपन्यास लिख रहा है। उसने कहा कि उसने लिन यूफे में कभी ऐसा हुनर नहीं देखा था। वह सोचने लगा कि यह खूबी पहले क्यों नहीं सामने आई। लिन यूफे ने बस मुस्कुराकर कहा कि चूंकि शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों ने उसकी तारीफ की है, इसीलिए लूचोंग को यह बताना चाहिए कि वह अब नंबर 2 स्कूल में है। लूचोंग का चेहरा उतर गया। उसने झल्लाते हुए कहा कि थोड़ी सी तारीफ उस लड़के के सिर चढ़ गई है। उसने जोर दिया कि कॉलेज की परीक्षा के लिए असली पढ़ाई चाहिए, नाटक नहीं। वह बुदबुदाया कि यह सब बकवास सिर्फ समय की बर्बादी है। लिन यूफे ने हमेशा की तरह शांत रहकर डायरेक्टर की हर बात पर हामी भरी। उसने शालीनता से विदा ली और कहा कि उसे वापस जाकर कुछ और चैप्टर लिखने चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी शायद अपडेट का इंतजार कर रहे होंगे। लूचोंग गुस्से से लाल हो गया। वह लड़का दुखती रग दबाना अच्छी तरह जानता था। जैसे ही लिन यूफे गया, डायरेक्टर ने अपना फोन निकाला और सोंग वेनबाओ को मैसेज भेजा। उसने क्लास टीचर को बताया कि यह छात्र उसे पागल कर रहा है, जो मामूली उपन्यास लिखकर खुद को खास समझता है। उसने इसे संभालने को कहा। सोंग वेनबाओ ने जवाब दिया कि चूंकि लड़का कहानी हटाने को तैयार नहीं है, तो उसने एक दूसरी योजना बनाई है। वह इस स्थिति को अलग नजरिए से सुलझाने के लिए प्रिंसिपल को नया सुझाव देगा। और मानना पड़ेगा कि नंबर 1 स्कूल ने बहुत तेजी से काम किया। परीक्षा खत्म होने तक शिक्षकों ने हर क्लास में नया नोटिस भेज दिया था। स्कूल ने एक आधिकारिक उपन्यास लेखन प्रतियोगिता शुरू की थी, जिसमें बेहतरीन कहानियों के लिए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाने थे। सच कहें तो यह एक बेहतरीन चाल थी। प्रिंसिपल खुद ये मेडल देने वाले थे और जीतने वाले उपन्यासों को लाइब्रेरी में रखा जाना था, क्योंकि इसमें तीनों कक्षाएं शामिल थीं। छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अचानक स्कूल फोरम में रचनात्मकता की लहर दौड़ गई और दर्जनों छात्र अपनी खुद की कहानियां लिखने लगे। दोपहर का खाना खाते समय जियांग शीची इस प्रतियोगिता के बारे में सुनकर थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसकी निगाहें खुद ब खुद लिन यूफे की तरफ चली गईं, जो वेन मिंची के बगल में बैठा था। लिन यूफे इस स्थिति को मजेदार मानकर हंस पड़ा। जब समूह में परीक्षा पर चर्चा होने लगी तो उसने उन्हें एक छोटी सलाह दी। उसने सुझाव दिया कि वे पर्यावरण शासन पर एक निबंध तैयार कर लें, क्योंकि हाल ही में खबरों में रहने के कारण इसके परीक्षा में आने की बहुत संभावना थी। जियांग शीची उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। उसने उसे प्रभावशाली बताया और सोचने लगी कि क्या नंबर 1 स्कूल के सभी होनहार छात्र ऐसे ही सवालों का अंदाजा लगा लेते हैं। वेन मिंची ने फोन देखते हुए मुस्कुराकर मजाक में कहा कि लिन यूफे की भविष्यवाणियां बिल्कुल सही होती हैं। दूसरों की तुलना में उसकी बातें सच होती हैं। उसने चिढ़ाते हुए कहा कि वह दूसरों की गारंटी नहीं दे सकता, पर उसने वेन मिंची को याद दिलाया कि कल फिल्म देखने की उनकी डेट पर वह जरूर आए, क्योंकि विज्ञान और अंग्रेजी की परीक्षा अभी बाकी थी। जब दोपहर के सत्र की आखिरी घंटी बजी तो शिक्षकों ने पेपर जमा करना शुरू कर दिया। हर कोई अपनी थकान मिटाने के लिए खड़ा हो गया, और सच कहें तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। दिन भर बैठना थका देने वाला होता है। वापस क्लासरूम में जियांग शीची ने लिन यूफे को उसी उत्साह से देखा जो किसी पॉप स्टार के लिए होता है। आसपास की लड़कियां उसके वापस आने पर खुश हो गईं। वह हैरान थीं कि अंग्रेजी निबंध का विषय वास्तव में पर्यावरण संरक्षण पर ही आधारित था। उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक रही।
जिससे वे बेहद खुश थीं। लिन यूफे बस मुस्कुराया और इसे किस्मत बताया। तभी वेन मिंची कमरे में आई और खुशी से जांग को बताने लगी कि निबंध कितना आसान था। ठीक उसी समय उनकी क्लास टीचर लियांग यूटिंग मुस्कुराते हुए मंच पर आईं और घोषणा की कि वे इस वीकेंड पर अंग्रेजी का कोई अतिरिक्त होमवर्क नहीं देंगी। फिर उन्होंने एक खबर साझा की और पूछा कि क्या उन्होंने दूसरे स्कूल की साहित्यिक प्रतियोगिता के बारे में सुना है। सच कहें तो नंबर 1 स्कूल के इस बदलाव की खबर तेजी से फैली थी। कई छात्रों ने पीछे मुड़कर लिन यूफे को देखा, आखिरी बेंच पर बैठे हुए। शिक्षिका ने समझाया कि उनका स्कूल दूसरों की तरह कोई लेखन प्रतियोगिता आयोजित नहीं करेगा। इसके बजाय परीक्षाओं में सिर्फ 100 दिन बचे होने के कारण स्कूल अध्ययन समूह बना रहा था। 4-4 छात्रों की लिस्टिंग का प्लान यह था कि अलग अलग खूबियों वाले छात्रों को एक साथ रखा जाए ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें, जिसमें हर कोई अपने सबसे मजबूत विषय पढ़ाए। हालांकि तभी लिन यूफे ने हाथ उठाया। उसने शालीनता से सुझाव दिया कि भले ही कई स्कूल इस 4 सदस्यीय मॉडल का उपयोग करते हैं, पर इसके परिणाम अक्सर निराशाजनक होते हैं। उसने एक अलग नजरिया पेश किया कि तय समूहों के बजाय उन्हें अधिक लचीला सिस्टम लागू करना चाहिए, जो छात्रों द्वारा दिए जाने वाले लेक्चर्स पर आधारित हो। इससे छात्र अपनी जरूरत के हिसाब से सेशन चुन सकेंगे, जिससे हर कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दूसरों को पढ़ाकर अपनी विशेषज्ञता को बेहतर ढंग से साझा कर पाएगा। दूसरों को पढ़ाकर दूसरों को बेहतर ढंग से साझा कर पाएगा। दूसरों को पढ़ाकर अपनी विशेषज्ञता को बेहतर ढंग से साझा कर पाएगा। दूसरों को पढ़ाकर अपनी विशेषज्ञता को बेहतर ढंग से साझा कर पाएगा। दूसरों को सिखाने से उनका खुद का ज्ञान भी पक्का होगा और कमजोर छात्र सिर्फ एक ग्रुप तक सीमित रहने के बजाय अपने लिए बेहतरीन छात्र शिक्षक चुन सकेंगे। इस सुझाव को तुरंत ही सबने सिर हिलाकर मंजूरी दे दी। ये वाकई एक बेहद समझदारी भरा विचार था, जैसी उम्मीद उसके जैसे टॉपर छात्र से की जाती है। शुक्रवार का अंत हंसी मजाक के साथ हुआ क्योंकि वीकेंड आने से सब खुश थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसे सच में चौंका दिया। पता चला कि अमीर घराने की होने के बावजूद जब वैन मुनशी बस से घर गई तो स्कूल में किसी को भनक तक नहीं लगी कि वह कितनी अमीर थी। देखते ही देखते शनिवार आ गया। उसने वैन मुनशी से अपनी बहुप्रतीक्षित डेट के लिए दोपहर 2 बजे वांडा प्लाजा में मिलने का प्लान बनाया था। उसने पूरी तैयारी की थी। वह गिफ्ट के लिए 2 कप मिल्क टी और एक नाजुक ब्रेसलेट लाया था। थोड़ी देर में मैंने दूर से एक परिचित चेहरे को आते देखा। वह वैन मुंशी थी, जो सफेद फ्रॉक में बेहद खूबसूरत लग रही थी और हाथ में एक छोटा सफेद बैग लिए किसी सभ्य अमीर घराने की लड़की जैसी लग रही थी। हल्की हील्स पहने करीब 5 फीट 4 इंच की वह लड़की बिना किसी मेकअप के भी बेहद शालीन लग रही थी। उसने अभी तक कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना नहीं सीखा था और चश्मा पहनती थी, लेकिन फिर भी यह साफ था कि वह पैदाइशी खूबसूरत थी। यह पहली बार था जब उसने वैन मुनशी को स्कूल यूनिफॉर्म के बिना देखा था। वह शर्मीली लड़की घबराकर अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए पूछ रही थी कि क्या वो ठीक लग रही है। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह बहुत प्यारी लग रही है। फिर उसने मिल्क टी और गिफ्ट आगे बढ़ा दिया। जब वह हिचकिचाई तो उसने प्यार से डिब्बा उसके हाथों में थमाते हुए उसे खोलने को कहा, ताकि पसंद न आने पर वे उसे बाद में बदल सकें। जैसे ही उसने सावधानी से डिब्बा खोला, वह हैरान रह गई। इस बीच उसने बड़ी सहजता से उसे ब्रेसलेट पहनाने की पेशकश की। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने देखा कि वह नाजुक चेन उसकी कलाई पर बंध चुकी थी। इसके बाद हम उन्हें मॉल की 4थी मंजिल पर आते देखते हैं, जहां शनिवार की वजह से काफी भीड़ थी। उसने उसे इंतजार करने को कहा जब तक वो टिकट लेकर आता। उसने पूछा कि क्या उसे पॉपकॉर्न चाहिए। हालांकि ये सवाल बेकार था, क्योंकि वैन मुनशी पहले से ही पास में बच्चों के एक स्नैक को लालच भरी नजरों से देख रही थी। तभी सन फेई की जानी पहचानी आवाज ने उसका नाम पुकारा। उन्होंने उत्साह से पूछा कि लिन यूफेई वहां क्या कर रहा था। मुड़ने पर उसने पाया कि सन फेई और नंबर 1 हाई स्कूल के 2 सहपाठी लाइन में उनके ठीक पीछे खड़े थे। थोड़ी बातचीत के बाद वह वैन मुंशी के पास लौटा। पॉपकॉर्न और ऑरेंज जूस लेकर उसने बताया कि उसे स्कूल के कुछ पुराने दोस्त मिल गए थे। यह सुनकर वैन मुंशी शर्मा गई और उसने अपना सिर ऐसे झुका लिया जैसे वह पूरी दुनिया से छिपने की कोशिश कर रही हो। उसकी यह प्यारी हरकत ऐसी थी कि वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। बिना मेकअप के भी उसकी सादगी चमक रही थी। वह स्कूल में सिर्फ अपने शांत स्वभाव की वजह से ज्यादा लोकप्रिय नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद सन फेई और बाकी लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वांग सोंगताओ ने तो चुपके से एक फोटो खींचकर क्लास के ग्रुप चैट में डाल दी, जिससे तुरंत ही वहां हलचल मच गई। ग्रुप में मैसेज की बाढ़ आ गई। कुछ ने लिन यूफेई को प्लेबॉय कहा और चेन शेरू के लिए उसकी भावनाओं पर सवाल उठाए। गॉसिप जंगल की आग की तरह फैल गई कि यह फोटो कहाँ ली गई है और वह रहस्यमयी लड़की कौन है। एक छात्र ने टिप्पणी की कि फोटो वाली लड़की का सब मजाक उड़ाते थे और उसे यकीन नहीं था कि लिन यूफेई उसे चुनेगा। जल्द ही शेन शिन्यू ग्रुप में लगातार बोलने लगी। वो लिन यूफेई और वैन मुंशी के बारे में नई अफवाहें उड़ाकर आग में घी डाल रही थी। जब शेन शिन्यू चेन शियरू को सब बता रही थी, तब लिन यूफेई और वैन मुंशी सिनेमा हॉल के एक शांत कोने में बैठे थे। उसके कान के पास झुककर उसने धीरे से पूछा कि क्या वो पहली बार किसी लड़के के साथ फिल्म देखने आई है। उसने हैरानी से धीरे से सिर हिलाया, फिर वापस पॉपकॉर्न खाने लगी और कहने लगी कि ये कितना स्वादिष्ट है।
उसकी इस मासूमियत पर वह हंस पड़ा। उसने चिढ़ाते हुए पूछा कि पहले कभी किसी ने उसे बाहर क्यों नहीं बुलाया, और फिर पूछा कि क्या आज रात उसे डिनर के लिए घर जाना है। यह सुनकर वैन मुंशी चौंक गई और खुद को बचाते हुए अपनी छाती पर हाथ रख लिए और उसे बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से देखने लगी। वह हंसते हंसते बचा और उसने साफ किया कि वह बस ये पूछ रहा था कि क्या वे बाहर खाना खाएंगे या उसे घर जाना है, न कि रात रुकने के बारे में। जब उसे एहसास हुआ कि उसने गलत, उसकी हल्की सी जंप उसे बहुत प्यारी लगी। कम से कम उसे खुद को धोखे से बचाना आता था। जब तक फिल्म खत्म हुई तब तक शाम के 5:30 बज चुके थे। उसे भेजने के बाद उसने सन फेई को डिनर पर मिलने बुलाया। उसने मदद मांगते हुए पूछा कि क्या उसका भाई अभी भी इंटरनेट कैफे में मैनेजर है। ये सुनकर सन फेई हैरान रह गया। सन फेई को लगा कि उसने फिर कोई पंगा ले लिया, लेकिन लिन यूफेई ने हंसकर कहा कि उसे अपने ऑनलाइन स्टोर की बिक्री बढ़ानी है। उसने काम और कमीशन की बात साफ समझाई। देखते ही देखते वीकेंड खत्म होने को आया। सन फेई ने तेजी दिखाई और 30 से ज्यादा लोग जुटा लिए। अब लिन यूफेई दोपहर भर काम में डूबा रहा। जैसे ही वो आराम करने बैठा, उसने देखा कि टीचर लियांग यूटिंग के मैसेज से ग्रुप चैट में हलचल मच गई थी। उनके सहपाठी जांग यानसोंग पर मुसीबत आ गई थी। उसकी दादी अस्पताल में थी और पिता का एक्सीडेंट हो गया था। टीचर ने सबसे मदद की उम्मीद जताई और कहा कि वह अगले हफ्ते क्लास प्रेसिडेंट के साथ अस्पताल जाएंगी। लिन यूफेई वह रुका। अचानक उसे एक रास्ता सूझा। उसे लगा कि किसी को पैसे दान देने से बेहतर है उसे कमाने का तरीका सिखाना। इसलिए उसने सीधे जांग यानसोंग का नंबर लिया ताकि उसे खुद पैसे कमाने का मौका दे। काम का आइडिया सुनते ही जांग यानसोंग तुरंत तैयार हो गया और अगले दिन से काम में जुटने को राजी हो गया। पूरी दोपहर एग्जाम पेपर चेक करने में बीती, लेकिन लंच के बाद लिन यूफेई को कंधे पर थपकी मिली। सिर उठाते ही उसने टीचर लुओ वेनशुआन को चेहरे पर मुस्कान लिए दरवाजे पर खड़ा पाया। उन्होंने बताया कि परीक्षा के नतीजे आखिरकार आ गए हैं। उन्होंने लिन यूफेई से कहा कि उसने बहुत अच्छा किया है। पूरे स्कूल में केवल 2 परफेक्ट स्कोर निबंध थे, जिनमें से एक उसका था। वह चाइनीज में चौथे स्थान पर रहा। लिन यूफेई की आंखें चमक उठी। हालांकि उसे अपना पहला रैंक लाने का वादा भी याद आया ताकि टीचर्स उसे छोड़ दें। लुओ वेनशुआन रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि जल्द ही रिजल्ट दिख जाएगा। फिर उन्होंने पूछा कि क्या उसका उपन्यास वाकई उसका अपना मूल काम है। लिन यूफेई के यहाँ कहने पर उन्होंने बताया कि वह बस जांच कर रहे थे, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी कल स्कूल आ रहे हैं। असल में फर्स्ट हाई स्कूल ने एक साहित्य प्रतियोगिता शुरू की है और अब वे भी ऐसा ही क्लब बनाना चाहते हैं। प्रिंसिपल का विचार है कि लिन यूफेई एक ओपन क्लास में छात्र प्रतिनिधि बने। उसे अपने अनुभव और इस सफर की शुरुआत के बारे में बताना होगा ताकि वह दूसरों के लिए मिसाल बन सके, खासकर तब जब बड़े अधिकारी भी वहां उपस्थित रहेंगे। टीचर ने सलाह दी कि भाषण को दमदार बनाने के लिए वह अपनी कहानी के कुछ जरूरी हिस्से तैयार कर लें। क्लासरूम में लौटते ही जियांग शिची ने उत्सुकता से पूछा कि क्या बात थी। लिन यूफेई ने मुस्कुराकर कह दिया कि कोई खास बात नहीं है, बस ऐसी ही कुछ सामान्य चर्चा थी। बस वह अपनी क्लास में चौथे नंबर पर आया है। ये सुनते ही सब उसे घेर कर खड़े हो गए। जब परफेक्ट स्कोर निबंध की बात सामने आई तो सबकी आंखों में जलन साफ दिखी। तभी एक सहपाठी ने दूसरे स्कूल की साहित्यिक प्रतियोगिता की बात उठाई। उसने हंसते हुए कहा कि वहां एक पॉपुलैरिटी पोल चल रहा है और पहला स्थान पाने वाले ने सबको हैरान कर दिया है। क्विंजैक हंसते हुए बताता है कि नंबर 1 पोजीशन दरअसल लिन यूफे की है, या कहें कि उसके नॉवेल को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। उसकी लीड इतनी गजब की है कि दूसरे से लेकर 10वें नंबरों के वोट मिलाकर भी उसके कुल आंकड़ों के आसपास नहीं फटकते। इसे साफ तौर पर एक तरफा जीत कहा जाएगा। वहीं दूसरी ओर फर्स्ट हाई स्कूल के वाइस प्रिंसिपल वाहिबा अपने ऑफिस में गुस्से से चिल्ला रहे हैं। वह फोन पर सॉन्ग वेनबो पर चिल्लाते हुए पूछता है कि एक अकेले का स्कोर बाकी सबके टोटल से भी ज्यादा कैसे है। वह इस पूरी सिचुएशन को बेहद बकवास और हास्यास्पद बताता है। क्लास मॉनिटर ऑनलाइन रैंकिंग देखते ही सॉन्ग वेनबो के होश उड़ जाते हैं और वह बिल्कुल अवाक रह जाता है। पहले और दूसरे नंबर के बीच का अंतर वाकई हैरान करने वाला है। घबराते हुए वह समझाने की कोशिश करता है कि लीडर बोर्ड शायद गलत है। वह दलील देता है कि लिन यूफे स्कूल छोड़ चुका है तो वह इस कंपटीशन के लायक ही नहीं है। वह कहता है कि इन नतीजों का कोई मतलब नहीं, लेकिन वाइस प्रिंसिपल क्वाइबाओ सिर्फ एक तीखा और मजाकिया ठाका लगाते हैं। वाइस प्रिंसिपल ग्विस सॉन्ग वेनबो पर भड़कते हुए पूछते हैं कि क्या वह सच में इतना बेवकूफ है। लॉजिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इस बकवास दिखने वाली रैंकिंग से पड़ता है। वह तुरंत एक ऐसा उपन्यास चाहते हैं जो लिन यूफे के काम को टक्कर देकर उसे टॉप से नीचे गिरा सके। सॉन्ग वेनबो गहरी सांस लेता है और तभी अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। सॉन्ग वेनबो सुझाव देता है कि वे अपने स्कूल को वापस नंबर 1 बनाने के लिए किसी टीचर से घोस्ट राइटिंग करवाएं। गुआइबाओ हिचकिचाता है और सोचता है कि किसी टीचर को बच्चों के खिलाफ लड़ाना कितना सही होगा। वैसे तो ये गलत है। सॉन्ग वेनबो याद दिलाता है कि टीचर लू पहले भी किताबें पब्लिश कर चुकी हैं और परफेक्ट रहेंगी, लेकिन वाइस प्रिंसिपल इस सरेआम धोखाधड़ी पर सिर हिला देते हैं।
उनका मानना है कि टीचर का स्टूडेंट को हराना शोभा नहीं देता, इसलिए सोंग वेनबो बात पलटते हुए सुझाव देता है कि टीचर पर्सनल गाइडेंस दे। गुआइबाओ इस बात को टाल देता है क्योंकि इसमें फालतू का झंझट है। वैसे भी बड़े अधिकारियों को लिन यूफे के ट्रांसफर का पता चल चुका होगा। वह रैंकिंग डिलीट करने और एक ऑफिशियल नोटिस जारी करने का ऑर्डर देता है कि कंपटीशन सिर्फ उनके अपने स्टूडेंट्स के लिए ही है। उधर नए स्कूल का माहौल एकदम जोश से भरा है। लिन यूफे अपनी क्लास में पहले और पूरे ग्रेड में तीसरे स्थान पर है। सब उसे जलन से देख रहे हैं। टीचर कहती हैं कि सब्जेक्ट्स के नंबर बाद में मिलेंगे, पर एक सरप्राइज है। टीचर बताती हैं कि पूरे ग्रेड में चाइनीज का टॉप स्कोरर इसी क्लास का कोई स्टूडेंट है, जिससे पूरी क्लास में एक्साइटमेंट दौड़ जाती है। जियांग शीची पीछे मुड़कर उसे देखती है, पर लिन यूफे टालते हुए कहता है कि वह तो चौथे पर था। तभी टीचर मुस्कुराते हुए कंफर्म करती हैं कि वह सच में लिन यूफे ही है। यह सुनते ही हर कोई चौंक कर उसकी तरफ देखने लगता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज थे क्योंकि अभी तो उसने खुद को चौथे नंबर पर बताया था, पर अब वह नंबर 1 था। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है और वैन मिंची भी उसे नए आदर से देखती है। वह विनम्रता से अपनी नाक खुजाते हुए इसे किस्मत बताता है। वह उन्हें यह नहीं बता सकता कि वह अपनी जिंदगी दोबारा जी रहा है। आखिरकार टीचर लियांग कहती हैं कि चाइनीज टीचर बाद में उसके फुल मार्क्स वाले एस्से पर चर्चा करेंगी। उधर फर्स्ट हाई स्कूल में एग्जाम पेपर्स बांटे जा रहे हैं, जहां स्टूडेंट्स 53 मार्क्स पर बातें कर रहे हैं। लेकिन टीचर अचानक गहरी सांस लेती हैं। वे नतीजों से बेहद निराश हैं। वे कहती हैं कि टॉपिक पहले से पता होने के बावजूद कई स्टूडेंट्स सिर्फ मुश्किल से ही 40 के पार स्कोर कर पाए हैं। टीचर सन फेई से उसका हाल पूछती हैं तो वह शर्म से सिर झुका लेता है। वह हकलाते हुए कहता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं रहा और टीचर आह भरते हुए कहती हैं कि यह बर्बादी है क्योंकि वह लिन यूफे के पास बैठता था। सनफेई कहता है कि लिन यूफे भी चाइनीज में कमजोर था, पर टीचर कहती हैं कि भले ही वह काबिलियत कमाल की है। चारों स्कूलों के जॉइंट एग्जाम में लिन यूफे चाइनीज में चौथे नंबर पे था और एस्से में पूरे नंबर लाया था। यह सुनकर सनफेई हक्का बक्का रह जाता है। वो सन्न रह जाता है क्योंकि उसे दोनों के बीच का बड़ा फासला समझ आ जाता है। सनफेई को समझ नहीं आता कि वो हंसे या रोए, क्योंकि लिन यूफे तो फिल्म देखने में व्यस्त रहता था। आखिरी घंटी बजते ही लिन यूफे कॉरिडोर में लगी रैंकिंग लिस्ट को देख रहा है। जियांग शीची और वैन मिंची उसके पास खड़ी होकर उसके शानदार स्कोर को निहार रही हैं। चाइनीज में पहला, मैथ में तीसरा और इंग्लिश में तीसरा। साइंस में थोड़े कम नंबर होने पर भी वो 10वें नंबर पर है, जिसे जियांग शीची फिर भी शानदार मानती है। लिन यूफे सोचता है कि अगर वह बस साइंस के नंबर सुधार ले तो काम बन जाए। पिछली जिंदगी में साइंस और मैथ उसकी ताकत थे, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे रटने वाले सब्जेक्ट्स को वो ग्रेजुएशन के सालों बाद भूल चुका था। इसलिए पुनर्जन्म के बाद उसे ये नंबर काफी सही लगते हैं, क्योंकि उसके मेन सब्जेक्ट्स का स्कोर पिछली जिंदगी से काफी बेहतर है। तभी वैन मिंची लिस्ट में अपना नाम दिखाती है और तारीफ पाने के लिए उसकी आस्तीन खींचती है। हमारी अमीरजादी वैन मिंची 41वें नंबर पर है। वह गर्व से अपने साइंस के नंबरों को दिखाती है। लिन यूफे मुस्कुराकर उसकी नाक खींचता है और कहता है कि उसे और बड़ा सोचना चाहिए। वह उसे शंघाई कंजर्वेटरी छोड़कर यांजिंग पर फोकस करने को कहता है ताकि वे दोनों साथ रह सकें। यह सुनकर जियांग शीची हैरान होकर पूछती है कि क्या वह यांजिंग में पढ़ना चाहता है। वह सहजता से जवाब देता है कि वह छिंगहुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी चाहता है। हैरान वैन मिंची पूछती है कि उसे यह कैसे पता चला। अपनी यादों के दम पर वह जानता था कि पिछली बार वह वहीं गई थी। हालांकि वो एक बेहतरीन स्कूल है, पर अब उसके प्लान्स बड़े हैं। समय में वापस आए इंसान के तौर पर वह जानता है कि टॉप यूनिवर्सिटीज की डिग्री और मौके एकदम अलग लेवल के होते हैं। वैसे भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम उसका सबसे मजबूत पक्ष है। यूनिवर्सिटी जाकर उसे फ्यूचर नॉलेज पर ही टिकना होगा। वह जानता है कि नया बिजनेस बनाने के लिए दूरदर्शिता जरूरी है। एक बार कुछ साल बीत गए तो जिंदगी बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हर दिन कीमती है। नॉवेल्स लिखना सबसे सेफ रास्ता था, क्योंकि वह जानता था कि कौन से किताबें हिट होंगी, पर सिर्फ यादों के दम पर उन्हें हुबहू लिखना मुश्किल था। अपनी अमीर दोस्त की मदद से उसे लगता है कि आई कॉमर्स ही सक्सेस का सबसे सही शॉर्टकट होगा, सफलता का सबसे आसान रास्ता होगा। अगली सुबह जैसे ही वह स्कूल पहुंचता है, उसे अपनी चाइनीज टीचर लुओ वेंशुआन का फोन आता है, जो उसे तुरंत ऑफिस में बुलाती है। वह अपना बैग रखने क्लास जाता है तो देखता है कि डेस्क पर दूसरा ब्रेकफास्ट रखा है। तभी शेन चिन्यू मुस्कुराते हुए आती है और पूछती है कि जब वो नाश्ता ला चुकी थी तो उसने क्यों खरीदा। फिर वह कान के पास आकर मैजिक अंडरवियर फुसफुसाती है और हंसते हुए अपनी सीट पर चली जाती है। दरअसल उसने कल सोशल मीडिया पर पैकेजिंग की पोस्ट देखी थी और डिटेल जानने के लिए मैसेज किया था। वह जानकर हैरान थी कि उसकी पीठ पीछे क्या कुछ चल रहा था, लेकिन लिन यूफे हंसकर इसे सीक्रेट रखने को कहता है। शेन चिन्यू खुशी खुशी ब्रेकफास्ट बदल देती है कि वह उसी का नाश्ता खाए और धमकी देती है कि अगर उसने इसे दोबारा वैन मिंची को दिया तो वह राज खोल देगी। लिन यूफे मजाक में पूछता है कि क्या वह सच में धमका रही है, पर वह मुंह बना लेती है। वह चाहती है कि वह उसका लाया नाश्ता ही खाए। वह जानती है कि उसने पिछला नाश्ता वैन मिंची को दिया था और वे दोनों शनिवार को फिल्म देखने गए थे। वह सोचती है कि वह उसे मौका क्यों नहीं देता। वह हमेशा से टॉपर्स को पसंद करती है और 4 स्कूलों के एग्जाम के बाद से उसका इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। भले ही वे क्लासमेट्स थे और वह कभी उसकी दोस्त को पसंद करता था, उसे
उसे परवाह नहीं है क्योंकि चेन कायरू ने कहा था कि उनका कोई ऑफिशियल रिलेशन नहीं था। हाँ, तब थोड़ी अनबन जरूर थी, पर अब जब उसने उसे ब्लॉक कर दिया है तो उसे लगता है कि रास्ता साफ है। वह खुद को वैन मिंची से ज्यादा सुंदर और स्मार्ट मानती है और उसे नहीं लगता कि वह इतनी शांत लड़की से हार जाएगी। लिन यूफे उसे चैलेंज देता है कि अगर वह चेन कायरू को ब्लॉक कर दे तो वह सोचेगा। तभी पहली घंटी बजती है। फिजिक्स टीचर नान गुशिन क्लास में आते हैं और कॉपियां निकालने को कहते हैं। वे नजरें घुमाकर लिन यूफे को आवाज देते हैं। जब वो हाथ उठाता है तो टीचर मजाक में पूछते हैं फिजिक्स से कोई दुश्मनी है, क्योंकि उसके बाकी सब्जेक्ट्स में तो बहुत शानदार नंबर आए थे। टीचर तेजी से पेपर समझाते हैं और दूसरे पीरियड में स्कूल के अधिकारी चेकिंग के लिए कॉरिडोर में आते हैं। एक अधिकारी क्लास के गेट पर रुकता है और स्टाफ से उस स्टूडेंट को दिखाने को कहता है जिसकी चर्चा हो रही थी। फर्स्ट मिडिल स्कूल का नया लड़का इसी क्लास में है और तभी डीन लू झाओपिंग मुस्कुराते हुए फिजिक्स टीचर से मिलते हैं। वे लिन यूफे को बाहर बुलाते हैं और जैसे ही वो खड़ा होता है सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। कमरे की हर एक आंख उसी पर टिकी थी जब वो धीरे से क्लासरूम से बाहर निकला। बाहर आकर उसने टीचर्स को अदब से नमस्ते किया। डीन लू ने उसे हौसला देते हुए अपने पास खड़े शख्स से मिलवाया जो प्रांतीय शिक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर सॉन्ग थे। उन्होंने बताया कि बाकी लोग भी ब्यूरो के बड़े अधिकारी हैं। फिर डायरेक्टर सॉन्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वाकई उन्होंने ही वो पोस्ट लिखी थी जो स्कूल फोरम पर किसी दोस्त के स्कूल छोड़ने के बारे में थी। डायरेक्टर ने उसकी तारीफ की और कहा कि फर्स्ट मिडिल स्कूल से ट्रांसफर होने के कारण वो दोनों स्कूलों को बखूबी समझता होगा और उसके ग्रेड्स भी शानदार हैं। तभी डायरेक्टर सॉन्ग पूछने ही वाले थे कि क्या ट्रांसफर की कोई खास वजह थी, लेकिन डीन लू ने तुरंत बात काटते हुए साफ किया कि यह तो बस जवानी के गुस्से का एक आम मामला था। और डीन ने तुरंत यह भी जोड़ दिया कि इस हल्के फुल्के गुस्से के बावजूद लड़के का एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतरीन है और वो पहले भी फर्स्ट मिडिल स्कूल का एक होनहार छात्र रह चुका है।